नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 192 बच्चों के लिए पार्टी की योजना बनाते हुए इशिता मल्होत्रा बहुत चौकस हैं। दोपहर के भोजन के बाद राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय और चाओफान समूह गए। इशिता मल्होत्रा बच्चों के पारिवारिक समारोहों के बारे में सोच रही थी। कार्यालय में प्रवेश करने के बाद उसने कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार की खोज शुरू कर दी कि क्या कोई अच्छी योजना है। सप्ताह के दिनों में ये चीजें विशेष सहायक रेखा द्वारा तैयार की जाती थीं। आज पहली बार मैंने अपने मन से कोई गतिविधि प्लान की है। ये भी बच्चों की गतिविधि है। वेब पेज खोलते ही बच्चों जैसी चीजें भर आती हैं। इशिता मल्होत्रा ने उन तस्वीरों को देखा और खुशी से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह भोजनावकाश समाप्त होने तक प्रतीक्षा करती रही और जब काम करने का समय हुआ तो वह उन दस्तावेजों को पढ़ने लगी जिनकी उसे बाद में बैठक के लिए आवश्यकता थी। 2 बजे की बैठक में सभी ने देखा कि अध्यक्ष एक फोल्डर लेकर आए और हाथ में कलम लेकर बीच में बैठ गए। पूरा समूह हाल ही में अध्यक्ष के व्यक्तिगत मूड पर ध्यान दे रहा है। आज विज्ञापन विभाग की बैठक है। हालांकि कई लड़कियां थीं जो पिछली बार बैठक में शामिल नहीं हुई थीं, लेकिन उन्हें बाद में ओवरटाइम काम करने का दबाव भी महसूस हुआ। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी सुना जो वापस चला गया। इशिता मल्होत्रा के नाराज होने के बारे में बहुत सी बातें थीं, इसलिए वे आज की बैठक में थोड़ा नर्वस होने से खुद को रोक नहीं पाईं। लेकिन आज इशिता मल्होत्रा अच्छे मूड में दिख रही हैं। सभी लोग स्टेज पर आकर रिपोर्ट्स को ध्यान से बना रहे हैं। उन्होंने कई बार इन रिपोर्ट्स को चेक किया है, लेकिन फिर भी वे इसे कहते समय बहुत गंभीर हैं। मंच पर रिपोर्टिंग कर रहे कर्मचारियों की नज़र समय समय पर नीचे इशिता मल्होत्रा पर पड़ रही थी और उन्हें फोल्डर में पेन से कुछ लिखते और चित्र बनाते देखना कुछ समय के लिए अजीब लगा। राष्ट्रपति जी, क्या ये नोट्स लेना है? इस बार विज्ञापन सिर्फ साल की दूसरी छमाही के लिए कंपनी की विज्ञापन योजना पर चर्चा के लिए है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अध्यक्ष इतने गंभीर होंगे। इशिता मल्होत्रा, जिन्हें सभी ने गंभीरता से टोपी पहनाई थी, HR पेपर पर पारिवारिक पार्टी की योजना बना रही थीं। उसने कंप्यूटर पर बहुत सारी योजनाएं देखीं और उसके दिल में पहले से ही एक मोटा प्रारूप तैयार था। विज्ञापन विभाग की रिपोर्ट सुनते हुए मैंने घर का लेआउट प्लान तैयार किया। बच्चों की पार्टियों में कुछ प्यारे तत्व जोड़ना अच्छा होता है। आज जब उसने अपने माता पिता द्वारा अनन्या आरव के लिए तैयार किया गया लिविंग रूम देखा तो वह बहुत प्रेरित हुई। यहाँ आने वाले सभी लोग अनन्या और आरव स्कूल के सहपाठी हैं। बच्चों को खिलौने और स्नैक्स बहुत पसंद होने चाहिए। इन चीज़ों को पैक करके रहस्यमयी उपहार के रूप में घर पर रख दें। जब पार्टी खत्म हो जाए तो बच्चे कुछ चीज़ें भी ला सकते हैं। यह विचार बहुत अच्छा लगता है और कमरे का लेआउट भी अधिक रंगीन होना चाहिए। उस समय मैं कुछ गुब्बारे खरीदूंगा, अधिमानतः हाइड्रोजन गुब्बारे जो तैर सकते हैं, रंगीन रिबन लटकाएं और हवा में तराएं। बच्चे निश्चित रूप से बहुत खास होंगे। पसंद, मुझे भी खाना बनाना है। चूंकि यह पारिवारिक आयोजन है, इसलिए बच्चे और माता पिता उस समय लंच के लिए अवश्य रुकेंगे। पति खुद भी बहुत व्यस्त हैं, इसलिए वे घर पर भी रसोइये को बुला सकते हैं। आपको बच्चों के लिए एक प्यारा सा बड़ा केक बनाना है। बच्चों को केक बहुत पसंद आना चाहिए। इशिता मल्होत्रा ने ये सोचा और उनके चेहरे पर तुरंत खुशी के भाव आ गए। वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराईं और मंच पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले विज्ञापन प्रबंधक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये बहुत सुंदर है। CEO की मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे धरती से कोई परी उतर आई हो और पूरा सम्मेलन कक्ष तुरंत परी आत्मा से भर गया। सम्मेलन कक्ष में अचानक सन्नाटा छा गया। वहां सबकी नज़र इशिता मल्होत्रा पर पड़ी। झांग टेसुके, जो बॉस को चीनी छिड़कते देखने का आदी था, सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाला था। ये देखकर कि मंच पर प्रबंधक स्तब्ध था, वह चिंता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। केक का पैटर्न बनाने में व्यस्त इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर नहीं उठाया, न ही उनके हाथ रुके। उन्होंने इसी मुद्रा में रहते हुए धीरे से कहा, क्या हुआ? मेरे साथ पहले काम करने वाले प्रवक्ता को कोई दिक्कत है? अचानक से ये सब क्यों रुक गया? नहीं नहीं। मंच पर रिपोर्ट बना रहे विज्ञापन प्रबंधक ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की और घबराहट में कहा, फिर वहां मौजूद इशिता मल्होत्रा की ओर ध्यान से देखा। चूंकि कोई समस्या नहीं है, इसलिए हम रिपोर्टिंग जारी रखेंगे, इशिता मल्होत्रा ने कहा। विज्ञापन विभाग के जो कर्मचारी डरे हुए थे, उन्हें उस समय राहत मिली। बैठक अच्छी तरह से हुई और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे उन्हें चिंता हो। जब बैठक खत्म हुई तो इशिता मल्होत्रा और सहायक सक्सेना पहले चले गए। विज्ञापन विभाग के कर्मचारी अपना सामान पैक करते हुए वहीं बैठे थे और धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। हो,
मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रपति काफ़ी मिलनसार हैं। पिछली बार जब वे प्रोजेक्ट मैनेजर वापस आए थे तो उन्होंने इतना भयानक क्यों कहा था? मुझे भी लगता है कि राष्ट्रपति बहुत अच्छे हैं। अभी मीटिंग के दौरान हमारे मैनेजर को गलती से राष्ट्रपति ने चौंका दिया था। लंबे समय तक मंच पर रहने के बाद मुझे लगा कि राष्ट्रपति नाराज होने वाले हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति कुछ कहेंगे जिसके बारे में बोलते हुए हमारे राष्ट्रपति बहुत अच्छे दिखते हैं, जैसे कोई परी दुनिया में उतर आए हो। वह भी ऐसे मुस्कुराए। एक आदमी की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मेरे जैसी लड़की भी अवाक रह गई। वे सभी कहते थे कि राष्ट्रपति प्यार में लग रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि हमारे राष्ट्रपति जैसी सुंदर और सक्षम सुंदरता को किस तरह का आदमी जीत सकता है। मुझे नहीं मालूम। अरे वैसे भी मुझे लगता है कि हमारा राष्ट्रपति बहुत अच्छा है, विज्ञापन विभाग के मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक सम्मेलन कक्ष का दरवाजा फिर से खुल गया। सहायक सक्सेना ने दरवाजे पर खड़े होकर विज्ञापन विभाग के प्रबंधक से कहा, मैनेजर जू, मेरे साथ अध्यक्ष के कार्यालय में चलो। अध्यक्ष तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही विज्ञापन विभाग में सभी के चेहरे पर अचानक भाव बदल गए। जब मैनेजर टेसुके झांक के पीछे पीछे जाने लगा तो बड़े आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या स्थिति है? मीटिंग पहले ही खत्म हो चुकी है, फिर भी अध्यक्ष ने हमारे मैनेजर को क्यों बुलाया? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी मीटिंग में मैनेजर थोड़ा छोटा था? छोटी सी गलती। हे भगवान, ये वास्तव में वैसा नहीं है जैसा कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा। राष्ट्रपति बहुत डरावना है। अरे मुझे नहीं पता कि हमारे मैनेजर को बाद में डांटा जाएगा या नहीं। विज्ञापन विभाग का मैनेजर जिसे बुलाया गया था बहुत घबराया हुआ था। जब वह लिफ्ट में खड़ा था तो वह कई बार हिचकिचाया। वह झांक टेसुके से पूछना चाहता था कि क्या उसने कुछ गलत किया है, लेकिन नीचे से दूरी बहुत कम थी। अब इससे पहले कि वह बोलने की हिम्मत जुटा पाती, वह पहले ही इशिता मल्होत्रा के कार्यालय के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। मैनेजर जू के दिल में घबराहट फैल गई। उसने दोनों हाथों से अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसकी हथेलियां ठंडे पसीने से लगभग गीली हो गईं। उसने ऑफिस का दरवाजा धीरे से खटखटाया और अंदर से इशिता मल्होत्रा की आवाज आए, अंदर आ जाओ। मैनेजर जू ने ध्यान से सुना। सीईओ की आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन वह इन 3 शब्दों में उनकी भावनाओं को नहीं सुन सकी। क्या ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने बैठक में उसे बस घूर कर देखा और कुछ देर के लिए रुक गया, इसलिए अब मुझे उसकी आलोचना करने के लिए खुद को बुलाना पड़ा? या अधिक गंभीरता से कहें तो उसे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उस दिन प्रोजेक्ट मैनेजर ने वापस आने के बाद जो इशिता मल्होत्रा के गुस्से का दृश्य बताया था, उसे सोचकर मैनेजर जू का पूरा व्यक्तित्व छलनी में तब्दील होने को हो गया था। अध्याय 193। श्रीमान यान, आप बदल गए हैं। प्रेसिडेंट, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? मैनेजर जू ने सावधानी से अपना सिर नीचे किया और उसका पूरा शरीर एक गेंद में सिकुड़ने वाला था। इशिता मल्होत्रा ने अभी भी फोल्डर पकड़ा हुआ था और बिना ऊपर देखे पूछा, जियो जू, मुझे याद है कि आपके परिवार में एक बच्चा है जिसने अभी पहली कक्षा में प्रवेश लिया है। मैनेजर जू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। वह थोड़ी हैरान थी। राष्ट्रपति ने अचानक उससे घर के हालात के बारे में क्यों पूछा? क्या तुम सच में उसे नौकरी से निकालना चाहते हो? मैनेजर जू इतना डर गया कि वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसने सावधानी से इशिता मल्होत्रा की ओर देखा। रोते हुए कहा, अध्यक्ष जी, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। मैं अभी मीटिंग में वाकई लापरवाह था, लेकिन मैं पिछले कुछ सालों से कंपनी में बहुत गंभीरता से काम कर रहा हूँ और यह विज्ञापन योजना मेरे और सभी के बारे में है। मीटिंग पूरी हो गई थी। मैं उस रिपोर्ट से वाकई परिचित हूँ। मैं उस समय रुक गया, लेकिन मैंने आपको मुस्कुराते हुए देखा। मुझे लगा कि यह बहुत सुंदर है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। मुझे खेद है अध्यक्ष जी, मैं जानबूझकर गलत नहीं लिख रहा था। बोलते बोलते अचानक उसके घुटने नर्म पड़ गए और इशिता मल्होत्रा ने जल्दी से कहा, क्या कर रहे हो? ओह राष्ट्रपति जी, मुझे नौकरी से मत निकालिए, ठीक है? मेरे बच्चे ने इस साल ही प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लिया है और मेरे पति की नौकरी बहुत औसत दर्जे की है। मैं इस समय वास्तव में बेरोजगार नहीं रह सकती। राष्ट्रपति जी, मेरा दूसरा बच्चा पैदा करने का कोई इरादा नहीं है और मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मैं मातृत्व अवकाश पर हूं और मैं कंपनी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती रहूंगी। इशिता मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर अचानक हंस पड़ीं। मैनेजर जू की तरफ देखा और बोली, जियो जू, आपकी नज़र में मैं बहुत अमानवीय अध्यक्ष हूँ? मैनेजर जू ने अपना सिर हिलाया, नहीं अध्यक्ष जी, वास्तव में, हालांकि सप्ताह के दिनों में हमारे दिलों में आपकी छवि बहुत ठंडी होती है, फिर भी हम सभी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आप इतनी कम उम्र की लड़की हैं कि आप ही कंपनी का प्रबंधन कर सकती हैं। एक बात है, हम सभी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं और आपको कायल करते हैं। बात बस इतनी सी है कि कुछ समय पहले आप अच्छे मूड में नहीं दिख रहे थे।
पूरी कंपनी ओवरटाइम काम कर रही है और क्या पिछली मीटिंग में मैंने अपना आपा खो दिया था, इसलिए तुम डर गई हो? इशिता मल्होत्रा ने पूछा। मैनेजर जू ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन जवाब पहले से ही स्पष्ट था। इशिता मल्होत्रा को उस समय का अपना प्रदर्शन याद आया और वह अपना सिर नीचे करके मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। ऐसा लगता है कि सुश्री गू सही हैं, प्यार में पड़े लोग बड़े मूर्ख होते हैं। दरअसल अपने पति के साथ झगड़े के कारण उसने पूरी समूह कंपनी को नाराज कर दिया। इशिता मल्होत्रा ने अपने विचार वापस लिए, मैनेजर जू की ओर देखा और कहा, जियाओ जू, अपने आंसू पोंछने के लिए कुछ कागज ले लो। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए नहीं। मैं तुमसे बस कुछ पूछना चाहती हूँ, ये पूरी तरह से निजी है। समस्या का काम से कोई लेना देना नहीं है। इशिता मल्होत्रा की बात सुनकर मैनेजर जू ने हैरानी से अपना सिर उठाया, जल्दी से अपनी आस्तीनें चढ़ाईं, आंसू पोंछे और खुली आंखों से सामने खड़ी इशिता मल्होत्रा को देखा। राष्ट्रपति जी, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? ये बच्चों के बारे में है। मुझे याद है कि आपके परिवार में एक लड़की थी जिसने अभी अभी प्राथमिक विद्यालय जाना शुरू किया था, है ना? मुझे लगता है कि मैंने झांग तेसुके को गलती से यह कहते हुए सुना है कि आप हर साल अपने बच्चों के लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित करते हैं और आप कंपनी को भी आमंत्रित करते हैं। यदि बच्चों के माता पिता भाग लेने के लिए हैं, तो आपको इस क्षेत्र में बहुत अनुभव होना चाहिए। मेरा मतलब है कि बच्चों के लिए पारिवारिक समारोह। मैनेजर जू एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। राष्ट्रपति जी, क्या आप दो छोटे बच्चों अनन्या और आरव के लिए एक पारिवारिक पार्टी आयोजित करना चाहते हैं? ये सही है। मैं पिछले हफ्ते अनन्या और आरव किंडरगार्टन द्वारा आयोजित अभिभावक बाल गतिविधि में भाग लेने गया था। ये पहली बार है जब मैं उनके साथ ऐसी गतिविधि में भाग लेने गया हूँ और यह उन अभिभावकों और बच्चों के साथ खेलने का भी पहला मौका है। मुझे लगता है कि अनन्या और आरव बहुत सहायक हैं। मुझे इस तरह की गतिविधि पसंद है, इसलिए मैं एक पारिवारिक पार्टी आयोजित करना चाहता हूँ। किंडरगार्टन में बच्चों और अभिभावकों को बुलाना चाहता हूँ और सभी को एक साथ मिलकर मौज मस्ती करने देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने पहले ऐसा कोई आयोजन नहीं किया है, इसलिए मैं आपकी सलाह सुनना चाहूँगा। सारी बातें सुनने के बाद मैनेजर जू को पूरी तरह से राहत मिली। उसे नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं थी और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति उनसे बच्चों के लिए पारिवारिक समारोहों की मेजबानी के अनुभव के बारे में पूछेंगे, जो कि बहुत दुर्लभ है। इन लोगों के दिलों में सीईओ एक देवता है जो आकाश में रहता है और वह आमतौर पर पृथ्वी पर नहीं उतरता है। लेकिन जब सीईओ इस समय बच्चों के बारे में बात करता है, तो प्रबंधक जू को तुरंत लगता है कि उनके बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। राष्ट्रपति जी, मैं कुछ भी सुझाव देने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मैं हर साल अपने बच्चे के लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित करता हूं और जब मेरा बच्चा किंडरगार्टन में था, तो मैं साल में 2 पारिवारिक पार्टियां भी आयोजित करता था, जो कि आप अभी आयोजित करना चाहते हैं, उसके समान है। ये बच्चों और माता पिता को घर पर खेलने के लिए आमंत्रित करना है, इसलिए इस क्षेत्र में कुछ अनुभव होना चाहिए। मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। इशिता मल्होत्रा ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, चलो वहाँ सोफे पर बैठते हैं और बात करते हैं। मैनेजर जू लगभग 1 घंटे तक कार्यालय में रहीं। एक माँ के रूप में बच्चों के बारे में बातचीत पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक थी। इशिता मल्होत्रा ने पहले इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वह एक अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनना चाहती हैं, इसलिए उन्हें ये शब्द काफी दिलचस्प लगते हैं। न केवल सुनना, बल्कि नोट्स लेना भी। इससे मैनेजर जू दंग रह गए। मैनेजर जू इशिता मल्होत्रा के ऑफिस से बाहर निकले और दोनों बहुत खुश थे। इशिता मल्होत्रा को बहुत अनुभव मिला और पारिवारिक समारोह की नई समझ मिली जिसकी वह योजना बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि अभ्यास से सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। निश्चित रूप से इंटरनेट पर उन योजना गतिविधियों को खोजना पर्याप्त नहीं है। केवल वास्तविक अनुभवी लोगों के साझाकरण को सुनने से ही आपको अधिक प्रेरणा मिल सकती है। जब मैनेजर जू विज्ञापन विभाग में लौटी, तो विज्ञापन विभाग के सहकर्मी दौड़कर उनके पास आए और चिंतित होकर उनकी ओर देखने लगे। मैनेजर, क्या आप ठीक हैं? सभी ने देखा कि मैनेजर जू की आंखें लाल थीं और वे अपने दिलों में और भी अधिक डर गए थे। मैनेजर जू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ मैनेजर, हम कई सालों से साथ काम कर रहे हैं। आपको हमसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। आप रो रहे हैं। क्या अध्यक्ष ने आपको डांटा? क्योंकि आप मीटिंग के दौरान अचंभित थे। असल में मैं आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। क्या हम सब इसे घूरते नहीं हैं? अध्यक्ष को इतना सुंदर कौन कहता है? आपने गलत समझा है। जब मैनेजर जू ने सभी की बातें सुनी, तो वह खुद के बारे में सोचने से नहीं रोक सका, जो अभी अभी राष्ट्रपति के कार्यालय में दाखिल हुआ था, और अपना सिर नीचे करके हंसने से नहीं रोक सका। आपने वास्तव में राष्ट्रपति को गलत समझा। राष्ट्रपति इतने कंजूस नहीं हैं, और मुझे आज पता चला कि हमारे राष्ट्रपति वास्तव में बहुत ही मिलनसार हैं।
उन्होंने मुझे कार्यालय में बुलाया, बस मुझसे पूछना चाहती थी कि बच्चों के लिए पारिवारिक पार्टी कैसे आयोजित की जाए। मुझे लगता है कि हमारी राष्ट्रपति न केवल एक खूबसूरत इंसान है, बल्कि एक बहुत अच्छी माँ भी हैं। उन्होंने मुझसे गंभीरता से पूछा कि पारिवारिक पार्टी की मेज़बानी करते समय मुझे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि क्या मेरे पास कोई अच्छा विचार है। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने वे सभी शब्द याद कर लिए हैं। राष्ट्रपति को फिर से गलत मत समझो, बड़े आदमी। उनके जैसे अच्छे बॉस के रूप में हमें और अधिक मेहनत करनी होगी। अब काम पर वापस जाओ, चलो। अध्याय 194 महत्वपूर्ण मेचा सामग्रियों की नीलामी के लिए ड्रैगन किंगडम का प्रतिनिधित्व। राघव मल्होत्रा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में जाने के बाद काम में लग गए। मेचा की प्रगति एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है और खुद राघव मल्होत्रा भी बहुत उत्साहित हैं। यद्यपि सिस्टम द्वारा दी गई ये मेचा प्रौद्योगिकियां उसके दिमाग में हैं, लेकिन ये आखिरकार सैद्धांतिक ज्ञान है और वास्तविक अभ्यास एक और मामला है। राघव मल्होत्रा ने कहा कि दुनिया के पहले लड़ाकू कवच का प्रक्षेपण देखना एक रोमांचक बात है। डोंग डोंग डोंग। दोपहर के समय राघव मल्होत्रा कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन काम वाले केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। मौजूदा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में सिर्फ राघव मल्होत्रा के पास ही अपना निजी वर्किंग केबिन है। आमतौर पर जब वे वर्किंग केबिन में प्रवेश करते हैं तो सबको पता चल जाता है कि वे व्यस्त हैं और कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा जब तक कि कोई ज़रूरी काम न हो। इसलिए जब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो राघव मल्होत्रा तुरंत दरवाजा खोलने के लिए गए। जो व्यक्ति आया उसका नाम रूपीलाल था। राघव मल्होत्रा ने उन्हें अंदर बुलाया। रूपीलाल के आने के बाद उसने सबसे पहले काम के केबिन में चल रही प्रगति पर नजर डाली। तेजी से स्क्रॉल हो रहे सिस्टम डेटा को देखकर रूपीलाल ने उत्साह और संतुष्टि से सिर हिलाया। जियाओ सू, ऐसा लगता है कि आपके पक्ष में चीजें बहुत आसानी से चल रही हैं। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बुरा नहीं है मिस्टर युआन, आप मेरे पास आइए, क्या बात है। ये कहते हुए रूपीलाल ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और राघव मल्होत्रा की ओर क्षमा याचना भरी नजरों से देखा। जियाओ सू, मैंने कल कैफेटेरिया में जो हुआ उसके बारे में सुना। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि ली जियानहाओ तुम्हें परेशान करेगा। मुझे दोष दो, मैं ऑफिस में रहते हुए उसे याद दिलाना भूल गया था। जब राघव मल्होत्रा ने ये सुना तो वह मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं मिस्टर युआन, यह मामला निपट गया और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे अन्य लोग भी हैं जो कष्ट भोगते हैं। हालांकि राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा कि सब ठीक है, लेकिन रूपी ने फिर भी कहा, शियाओ सू, आपकी प्रतिभा का हमारे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में आना हमारे लिए सम्मान की बात है। इस बार जो हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि मेरा प्रबंधन पर्याप्त विचारशील नहीं था। लेकिन चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उस ली जियानहाओ को फिर से आपको परेशान करने नहीं दूंगा। अरे, मुझे नहीं पता कि डीन ने अचानक ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाया। मैंने शुरू में उसकी प्रोफाइल देखी और सोचा कि यह व्यक्ति आपका सहायक हो सकता है, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वह इसके लायक है, इसलिए मैंने उसे दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया और उसे अब आपसे मिलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद श्री युआन। राघव मल्होत्रा बस इस समय का लाभ उठाकर मेचा को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। वह अन्य चीजों के बारे में चिंता नहीं करना चाहते थे। श्री युआन के निर्णय ने उन्हें बहुत सी परेशानियों से बचा लिया। बूढ़े युआन, क्या तुम्हें यहाँ कुछ और भी करना है? राघव मल्होत्रा ने पूछा। रूपीलाल ने सिर हिलाया। एक और महत्वपूर्ण बात है। अगर सिर्फ इसी बात के लिए तो मैं काम के घंटों के दौरान तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आगे बढ़ो, यह आपके द्वारा बताए गए जीवन बैग के बारे में है। रूपीलाल गंभीर हो गया। आपने पहले जो दवाएं और मिलीमीटर आपातकालीन मरम्मत प्रणाली प्रस्तावित की थी, वर्तमान में लॉन किंगडम की ओर से कोई संगत संसाधन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास इस जीवन थैली के लिए कोई वैकल्पिक योजना है? राघव मल्होत्रा ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, सिर हिलाया और कहा, दवाओं का तो विकल्प हो सकता है, लेकिन मिलीमीटर मरम्मत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और प्रणालियां, यह अपूरणीय है। यदि लड़ाई के दौरान मेचा को अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ता है तो मरम्मत प्रणाली विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मिलीमीटर स्तर की मरम्मत सामग्री आवश्यक है। रूपीलाल ने सिर हिलाया। मैं समझ गया जियाओ सू, मैंने पहले ही इस मामले की रिपोर्ट ऊपर वाले को दे दी है। वास्तव में हमने कुछ समय के लिए तैयारी भी की है, लेकिन ये सामग्री वास्तव में अब चीन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऊपर के लोगों ने आज मुझे ये दिया। मेरे पास एक खबर है, मैंने सुना है कि मिलीमीटर स्तर की मरम्मत सामग्री जो आपको चाहिए वह हाल ही में हाइगुओ में उपलब्ध है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हालांकि हाइगुओ एक छोटा देश है, लेकिन इसकी अनूठी संसाधन स्थितियों और पर्यावरण के कारण ये दुनिया में भी एक स्थान रखता है। लोंगुओ और हाइगुओ के बीच आदान प्रदान बुरा नहीं है,
लेकिन अगर यह संसाधन लोंगो द्वारा प्रदान किया जाता है, यदि आप आगे आते हैं तो इसे संभालना आसान नहीं हो सकता है। रूपीलाओ ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। राघव मल्होत्रा को तुरंत समझ आ गया कि उसका क्या मतलब था। मैं समझता हूँ श्री युआन, यह मरम्मत सामग्री आमतौर पर आम नहीं है। हाइगुओ के लिए यह एक दुर्लभ संसाधन है। यदि लोंगबुओ इसके लिए पूछने के लिए आगे आता है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि दूसरे पक्ष को संदेह होगा। ये सही है जियाओ सू, तुम एक समझदार व्यक्ति हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने जो जीवन थैली और आपातकालीन मरम्मत प्रणाली की अवधारणा सामने रखी है, उसे दुनिया में किसी ने भी आगे नहीं रखा है। ये तुम्हारा शोध परिणाम है। अगर इसे सार्वजनिक किया जाता है तो मुझे डर है कि यह अन्य देशों को बहुत प्रेरित करेगा, और अब हमारा लड़ाकू कवच पूरा नहीं हुआ है, तब तक तुम्हारे सभी शोध परिणामों को गुप्त रखा जाना चाहिए। राघव मल्होत्रा ने कुछ देर सोचा और कहा, बूढ़े युआन, चूंकि राज्य आगे नहीं आ सकता तो यह मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं हाइगुओ के पास जाकर देखूंगा कि क्या मैं मरम्मत के लिए जरूरी सामान लाने का कोई रास्ता खोज सकता हूँ। इससे पहले कि श्री रूपी कुछ बोल पाते, अचानक फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने कॉलर आईडी पर नजर डाली और तुरंत गंभीर स्वर में कहा, जियाओ सू, मैं मिलिट्री से कॉल का जवाब दूंगा। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और रूपीलाओ ने फोन लिया और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद रूपीलाओ उत्साहित होकर वापस आया, राघव मल्होत्रा की बांह खींची और कहा, जियो सू, अच्छी खबर। अभी मुझे ऊपर फोन करके बताया कि हाल ही में हाईयू में एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी हो रही है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार आपको जिन मरम्मत सामग्रियों की आवश्यकता है वे भी नीलामी के दायरे में हैं, और वे नीलामी वस्तुओं के रूप में नीलामी में दिखाई देंगी। तो हमारे पास इसे पाने का मौका है। जब राघव मल्होत्रा ने यह सुना तो वह भी बहुत उत्साहित हुए। यह मरम्मत सामग्री उसके लड़ाकू कवच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि भगवान भी हमारे ड्रैगन साम्राज्य का पक्षधर है। श्री युआन, चूंकि यह एक नीलामी है, इसलिए हम निजी खरीदारों के रूप में भाग ले सकते हैं और सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। हमें अन्य देशों के संदिग्ध होने की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रूपीलाओ ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, अभी अभी अनुमति मिली है। इस बार हमें वैसे भी सामग्री की तस्वीरें लेनी हैं। राघव मल्होत्रा ने कहा, बूढ़े युआन, तो यह मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय का बाहरी कर्मचारी हूँ और मैं भी एक अजनबी हूँ। मैं सामग्री की तस्वीरें ले लूंगा ताकि किसी को शक न हो। रूपीलाओ ने राघव मल्होत्रा की ओर देखा, अपने बटुए से एक अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड निकाला और राघव मल्होत्रा को थमा दिया। जियो सू, यह अच्छी बात है, मैं ये काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इस बैंक कार्ड की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। आप इस कार्ड को स्वाइप करके भुगतान कर सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। चिंता न करें, इस बार आप लोंगबुओ की ओर से यहाँ हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना बेचते हैं, हमें बस आपकी ज़रूरत की सामग्री लाने की ज़रूरत है। जियाओ सू, देश को आपसे और आपके द्वारा अध्ययन किए जा रहे मेचा से बहुत उम्मीदें हैं। पूरा ड्रैगन किंगडम आपका समर्थन कर रहा है, इसलिए इस बार बस इसे जाने दें। अध्याय 195। श्रीमान यान, आप अपना मन बहुत जल्दी बदल लेते हैं। राघव मल्होत्रा ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया और रूपीलाओ ने तुरंत उनके लिए विदेश यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर दी। इस व्यापारिक यात्रा पर निर्णय लेना अत्यावश्यक था और राघव मल्होत्रा ने पहले इशिता मल्होत्रा से बात करने की योजना बनाई। वह मूल रूप से वीचैट भेजना चाहते थे, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने सीधे कॉल करने का फैसला किया। इस बार विदेश जाने में कुछ दिन तो लगेंगे ही। मैं कई दिनों तक अपनी पत्नी से नहीं मिल पाऊंगा और शायद बाद में भी मुझे अपनी पत्नी से मिलने का समय न मिले। चलो एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं और एक दूसरे की बात सुनते हैं। इशिता मल्होत्रा पार्टी की योजना बना रही हैं और उन्हें मैनेजर जू से बहुत सारी मूल्यवान सलाह मिली है। अब वह भूत की तरह लिखती हैं। झांग तेसुके ने दरवाजा खटखटाया और अपने हाथ में एक बहुत ही अलंकृत निमंत्रण पत्र लेकर अंदर आया। अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस मिला है। इस वर्ष हाइगुओ की बड़े पैमाने पर नीलामी शुरू होने वाली है। हाइगुओ की तेल कंपनी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है। क्या आप अगले कुछ दिनों के लिए यात्रा कार्यक्रम की व्यवस्था करना चाहते हैं? आइए, हम लगभग आज और कल निकल सकते हैं। इशिता मल्होत्रा ने सिर उठाया, निमंत्रण पत्र पर नजर डाली और बिना सोचे समझे बोल पड़ी, इस साल की नीलामी नहीं जाएगी। झांग तेसुके थोड़ा हैरान हुआ। अध्यक्ष महोदय, हाइगुओ की नीलामी हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय का ध्यान केंद्रित करती रही है। उस समय विश्व प्रसिद्ध कंपनियां भाग लेंगी। इसमें दुर्लभ खजानों का उल्लेख नहीं करना है, लेकिन यह अवसर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
पिछले वर्षों में हमारा असाधारण समूह वहां जाएगा और टेल कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग परियोजना पर भी पिछले वर्ष नीलामी में बातचीत हुई थी, तो हम इस वर्ष की नीलामी में क्यों नहीं जाते? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का ये बहुत अच्छा अवसर है। घरेलू कंपनियां अपना सिर फोड़ने के बाद भी जाना चाहती हैं। अब जबकि राष्ट्रपति को निमंत्रण पत्र मिल गया है तो वे क्यों नहीं जाना चाहते? इशिता मल्होत्रा का वर्तमान ध्यान मुख्यतः परिवार पर है। अतीत में वह चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, इस तरह के बड़े पैमाने पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रम में अवश्य भाग लेती थी, लेकिन अब बात अलग थी। अगर वह इस नीलामी में भाग लेने जाती तो इसमें कई दिन लग जाते और उसे विदेश जाना पड़ता। वह इतने लंबे समय के लिए बाहर नहीं जाना चाहती थी और अब उसे अपने 2 बच्चों के लिए एक पारिवारिक पुनर्मिलन समारोह आयोजित करना था, इसलिए उसके पास बहुत सारी चीजें थीं, इसलिए नीलामी में जाने में निश्चित रूप से देरी होगी। मैं वैसे भी नहीं जाना चाहता। असाधारण समूह को नीलामी में कुछ भी नहीं चाहिए। वास्तव में ऐसे असाधारण संसाधन समूहों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या आप साझेदार ढूंढ सकते हैं? झांग तेसुके हैरान दिखे, लेकिन राष्ट्रपति ने पहले ही अपना सिर हिलाकर मना कर दिया था और वह इससे अधिक कुछ नहीं कह सकी, इसलिए उसने सिर हिलाया और चली गई। अपने हाथ में भव्य निमंत्रण पत्र को देखकर झांग तेसुके की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लगता है कि सीईओ के जीवन का फोकस अब सचमुच अलग हो गया है और वह ऐसा दुर्लभ अवसर भी नहीं चाहते हैं। इशिता मल्होत्रा को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और मुस्कुराते हुए योजना बनाना जारी रखा। अचानक टेबल पर रखा फोन बज उठा। उसने सिर झुकाया और देखा कि राघव मल्होत्रा का फोन था। उसने तुरंत खुशी खुशी अपना पेन और कागज नीचे रखा और फोन उठाया। पतिदेव, अभी काम का समय नहीं है क्या? आपने अचानक मुझे क्यों बुलाया? इशिता मल्होत्रा ने प्यार से पूछा। राघव मल्होत्रा ने अपनी पत्नी की खुश आवाज सुनी और उसका मूड भी ठीक हो गया। उसने कहा, पत्नी, मेरे यहाँ अचानक स्थिति आ गई है। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, मैं अगले कुछ दिनों में एक व्यापारिक यात्रा पर जा सकता हूँ। बिजनेस ट्रिप पर? इशिता मल्होत्रा ने सोचा, पतिदेव, क्या आपका काम राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में मेचा पर शोध करना नहीं है? फिर भी आपको बिजनेस ट्रिप पर क्यों जाना पड़ता है? राघव मल्होत्रा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और संक्षेप में बताया, हाँ, मेरा काम वास्तव में मेचा डिजाइन करना है, लेकिन अब एक ऐसी सामग्री है जो लोंगबुओ के पास नहीं है। मुझे अपनी जरूरत की सामग्री वापस लाने के लिए विदेश जाना होगा। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? कितने दिन? इशिता मल्होत्रा थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन यह उसके पति का काम था और वह भावुक नहीं हो सकती थी। हाइगुओ जा रहे हैं, लेकिन कितने दिन जाएंगे यह अभी तय नहीं हुआ है। समुद्री देश? क्या अभी नीलामी भी हाइगुओ में नहीं हुई है? यदि आप अकेले नीलामी में जाती हैं तो क्या आप अपने पति के साथ व्यापारिक यात्रा पर जा सकती हैं? इशिता मल्होत्रा का मूड तुरंत ठीक हो गया और उन्होंने पूछा, पतिदेव, आप कब जा रहे हैं? राघव मल्होत्रा ने दरवाजे की तरफ देखा। रूपीलाओ, जो तैयारी करने गया था, अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए उसने कहा, मुझे बाद में निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि आज घर जाने का समय नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि फ्लाइट कब है। रुपया यहाँ है, व्यवस्था करो, जब टिकट बुक हो जाएगी तो बता दूंगा। इशिता मल्होत्रा ने कहा, ठीक है, मैं समझ गई पतिदेव, चलो करते हैं। फिर आप मुझे अपना शेड्यूल बाद में बताइएगा, इसलिए मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पत्नी, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। मैंने मूल रूप से आपसे वादा किया था कि आपको अपने काम और परिवार का समन्वय करना चाहिए, लेकिन मुझे अचानक ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी और मुझे विदेश में एक व्यापारिक यात्रा पर जाना था। अनुमान है कि मुझे जाने में कुछ दिन लगेंगे और मुझे डर है कि मैं इन दिनों में आपके और बच्चे के साथ नहीं रह पाऊंगा। राघव मल्होत्रा का लहजा भी थोड़ा अनिच्छुक था। जब से उन्हें और इशिता मल्होत्रा को विवाह प्रमाण पत्र मिला है, उनका परिवार सीधे उनके घर आ गया है। जब मैं कुछ समय पहले काम में व्यस्त था, तब भी मैं हर दिन घर आने पर अपने कमरे में घुस सकता था। बेटा, बेटी और पत्नी। लेकिन इस बार मैं विदेश में एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं और मैं कुछ समय के लिए वापस नहीं आ पाऊंगा। उस समय मैं उन्हें केवल वीडियो में देख सकता हूं और मैं उनके साथ नहीं जा सकता। राघव मल्होत्रा भी अनिच्छुक हैं। इशिता मल्होत्रा ठीक है, क्योंकि वह जानती है कि वह अपने पति से हैगुओ में मिल सकती है। कोई बात नहीं पतिदेव, काम है, कभी कभी बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करना जरूरी होता है। मुझे विश्वास है कि अनन्या और आरव हमें समझेंगे। राघव मल्होत्रा को हल्के से लगा कि इस वाक्य में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया और उन्हें लगा कि शायद इशिता मल्होत्रा का मतलब ये था कि वह भी बिजनेस के सिलसिले में काफी यात्राएं करती हैं, इसलिए अनन्या और आरव को इस बार उनकी बिजनेस ट्रिप को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। पत्नी, आप बहुत दयालु हैं। वह वास्तव में सोचते हैं कि इशिता मल्होत्रा बहुत विचारशील और सौम्य हैं।
पिछली बार जब उन दोनों में झगड़ा हुआ था और शीत युद्ध हुआ था तो ये पूरी तरह से उसके द्वारा समस्या को संभालने के तरीके में समस्या के कारण था। अगर वह अपनी पत्नी को पहले ही स्पष्ट रूप से बता देता, भले ही वह घर जाने में बहुत व्यस्त हो, तो उसकी पत्नी उसे निश्चित रूप से माफ कर देती, ठीक इस बार की तरह। फिर पत्नी, मुझे पहले कुछ काम करना होगा, कुछ सामान पैक करना होगा और बाद में मुझे उड़ान की जानकारी भेजनी होगी और मैं आपको पहली बार में ही बता दूंगी, ठीक है? ठीक है पतिदेव, आप काम पर लग जाइए। बाई इशिता मल्होत्रा ने बहुत ही निर्णायक ढंग से फोन रख दिया। इससे फोन पर दूसरी तरफ मौजूद राघव मल्होत्रा थोड़ा उलझन में पड़ गए। उसने अपने मोबाइल फोन को देखा और असहायता से मुस्कुराया और फुसफुसाए बिना नहीं रह सका, ये छोटी लड़की, मैंने कहा कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ और मुझे कुछ दिनों के लिए जाना है। क्या वह मुझे बिल्कुल नहीं चाहती? फोन रख दो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरी पत्नी वाकई अनिच्छुक है तो शायद मैं विदेश जाना भी नहीं चाहूंगा। और राघव मल्होत्रा, ये काम जल्दी से जल्दी निपटाओ, जल्दी वापस आओ और अपनी पत्नी और बच्चों से मिलो। अध्याय 196। इशिता मल्होत्रा राघव मल्होत्रा को सरप्राइज देना चाहती है। इशिता मल्होत्रा के फोन रखते ही झांग टेसुके को तुरंत बुलाया गया। झांग टेसुके को बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। संक्षेप में, जब राष्ट्रपति ने उसे बुलाया तो वह जल्दी में था, इसलिए उसने एक पल के लिए भी देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत हाथ में काम रखकर कार्यालय में प्रवेश किया। अभी अभी निमंत्रण पत्र आया है, क्या हुआ? इशिता मल्होत्रा ने उसे अंदर आते देखकर तुरंत पूछा। राष्ट्रपति जी, कौन सा निमंत्रण पत्र? झांग तेसुके के चेहरे पर खालीपन साफ दिखाई दे रहा था। ये हैगुओ का निमंत्रण पत्र है, तुमने इसे नहीं तोड़ा है न? इशिता मल्होत्रा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। कंपनी में आमतौर पर जिन दस्तावेजों और सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं होता, उन्हें जानबूझकर लोगों द्वारा ले जाने और इस्तेमाल करने से रोका जाता है। उन्हें आमतौर पर श्रेडर में डाल दिया जाता है। इशिता मल्होत्रा रेखा शर्मा के काम की दक्षता को लेकर चिंतित हैं। झांग तेसुके ने अपना सिर हिलाया। नहीं राष्ट्रपति, मुझे लगता है कि निमंत्रण पत्र बहुत सुंदर है, इसलिए मैंने इसे अपने दराज में रख दिया और इसे तोड़ नहीं दिया। इशिता मल्होत्रा ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, तुम निमंत्रण पत्र ले आओ। चलो, तैयार होकर बाद में हाईगुओ के लिए निकलेंगे। अध्यक्ष जी, आपने कहा था न कि इस बार नीलामी नहीं होगी? विशेष सहायक रेखा ने संदेह से पूछा। क्या यही मैंने पहले भी कहा था? मैंने अपना मन बदलने के लिए तुम्हें बुलाया है। जल्दी करो और मेरी तरफ बड़ी अज्ञानी आंखों से मत देखो। झांग टेसुके पूरी तरह असमंजस की स्थिति में हैं। उनके अपने राष्ट्रपति हमेशा से ही बहुत निर्णायक रहे हैं और उन्होंने जो निर्णय लिया है उसे वे नहीं बदलेंगे। आज उन्हें अपने निर्णय पर इतनी जल्दी पछतावा क्यों हुआ? अब उसे लगता है कि वह राष्ट्रपति को ज्यादा नहीं समझ पा रही है। पहले वह कई सालों तक राष्ट्रपति के साथ रही थी। उसे लगता था कि उसे राष्ट्रपति को सबसे अच्छी तरह से जानना चाहिए, लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति में बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं। मूड के उतार चढ़ाव की तो बात ही छोड़िए, दिमाग को समझना भी मुश्किल हो गया है। वाह, उसे ऐसा क्यों लगता है कि वह राष्ट्रपति के दिल की बात को और अधिक नहीं समझ सकती? लेकिन इस नीलामी में भाग लेना चाओफान समूह और स्वयं अध्यक्ष के लिए एक अच्छा अवसर है, इसलिए अध्यक्ष के निर्णय में अचानक परिवर्तन को देखते हुए विशेष सहायक रेखा ने तुरंत कार्रवाई की। राष्ट्रपति जी, मैं समझ गया। मैं निमंत्रण पत्र बाद में लेकर आऊंगा। मैं अभी टिकट बुक कर रहा हूँ। हम कब निकल रहे हैं? क्या हमें आज दोपहर निकल जाना चाहिए या कल सुबह तक इंतजार करना चाहिए? आमंत्रण पत्र पर अंकित नीलामी का समय अब से 2 दिन बाद है। हमसे हाईगुओ तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में 16 घंटे लगते हैं। नीलामी से एक रात पहले आमतौर पर एक रिसेप्शन और अन्य गतिविधियां होती हैं, इसलिए हम कल सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे। हमें जाना होगा। रेखा शर्मा ने समय का सही अनुमान लगाया। वह जानती थी कि अब राष्ट्रपति का अपना परिवार है और हर बार जब वह किसी काम से बाहर जाता है तो वह उसी दिन वापस जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह रात में मिस्टर मल्होत्रा के साथ रहना चाहता है। पिछली बार भी जब वह आधी रात को 12 बजे अपनी चाबियां नहीं लाई थी तो वह दीवार फांदकर घर जाने के बारे में सोच रही थी। इस बार वह हाईगुओ जा रही थी और इसमें कई दिन लगेंगे। अनुमान है कि राष्ट्रपति को वापस जाकर श्री मल्होत्रा को अलविदा कहना होगा। इशिता मल्होत्रा ने कहा, अभी फ्लाइट कंफर्म नहीं हुई है, आप पहले मेरे घर पर किसी को भेजिए। मैंने अभी हाउसकीपिंग आंटी को फ़ोन किया है, वो सूटकेस पैक कर देंगी। आप किसी को इंतज़ार करवा सकते हैं और समय आने पर सीधा ले जा सकते हैं। कंपनी में आ जाए। इतनी जल्दी में? इसका मतलब है कि आप दोपहर को जा रहे हैं। रेखा शर्मा ने देर करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत कहा, ठीक है अध्यक्ष जी, मैं अभी इसका प्रबंध करती हूँ। रुको, बाहर मत जाओ। इन चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए बस यहाँ फ़ोन करें। लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं।
हो सकता है कि बाद में किसी भी समय मुझे आपके लिए उड़ान की जानकारी मिल जाए। इशिता मल्होत्रा जब बोल रही थी तो वह अपना फ़ोन देखती रहीं। रेखा शर्मा वहीं हक्की बक्की खड़ी रहीं। उन्हें सचमुच नहीं पता था कि वे किसका इंतजार कर रहे थे। राष्ट्रपति का वर्तमान व्यवहार अधिकाधिक समझ से परे क्यों होता जा रहा है? चीन के लिए बहुत सारी उड़ानें हैं, तो क्यों न एक फ़्लाइट बुक कर ली जाए? जब तक आप तय कर सकते हैं कि कब जाना है, तो इंतज़ार क्यों करें? स्पेशल असिस्टेंट रेखा सिर्फ अपनी व्यवस्था का पालन कर सकती थी और अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके दफ्तर में सब कुछ व्यवस्थित कर सकती थी। उसे आधे घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। इस दौरान स्पेशल असिस्टेंट रेखा ने सामान व्यवस्थित किया और फिर इशिता मल्होत्रा को साथ ले गई। कई दिनों के कार्यक्रम को एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। जब उसने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया तो उसने ऊपर देखा कि राष्ट्रपति अभी भी वहीं लिख रहे थे और चित्र बना रहे थे, और वह बीच बीच में अपना फ़ोन भी चेक कर रहे थे, मानो वह किसी समाचार का इंतजार कर रहे हों। ये बहुत अजीब है। जैसे ही राघव मल्होत्रा ने मिस्टर युआन से बात खत्म की, उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को एक संदेश भेजा। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को उड़ान की जानकारी भेजी। राघव मल्होत्रा, पत्नी, मुझे अभी अभी फ्लाइट की जानकारी मिली है जो कि श्री युआन ने बुक की है। समय के हिसाब से मैं जल्दी ही निकल जाऊंगा। अगर मुझे अभी भी समय चाहिए तो मैं चाओफान ग्रुप जाऊंगा। मैं जाने से पहले देखना चाहता हूं। मेरी पत्नी को देखो, लेकिन अब लगता है कि समय काफ़ी नहीं है। इशिता मल्होत्रा ने जल्दी से खबर पढ़ी, फिर अपना सिर उठाया और वहां पहले से ही इंतजार कर रहे भ्रमित झांकते से कहा, मैं शाम 4:45 बजे ड्रैगन एयर की फ़्लाइट बुक करूंगी और मुझे फर्स्ट क्लास केबिन की सीट चाहिए, आपकी अपनी सीट। बस इसे देखें और ऑर्डर करें। हालांकि रेखा शर्मा अभी भी थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उन्होंने अपनी हरकतों में कोई देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत एयरलाइन को फ़ोन करके फ़्लाइट बुक करवाई और फर्स्ट क्लास केबिन की लोकेशन पर जोर दिया। जब उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने ऐसा किया है तो इशिता मल्होत्रा ने तुरंत अपना सिर नीचे कर संदेश दिया। इशिता मल्होत्रा, मैं समझती हूँ पतिदेव, आपकी यात्रा सुखद रहे। क्या यह उनके लिए शुभकामना है? क्या ये थोड़ा औपचारिकतापूर्ण है? राघव मल्होत्रा ने संदेह भरी नज़रों से फ़ोन की तरफ देखा और सामान तैयार करते हुए अपनी पत्नी को संदेश भेजा। पत्नी, मैं इस बार यहीं हूँ और वापसी की फ़्लाइट अभी तय नहीं हुई है। अनुमान है कि वापस आने में 4-5 दिन लगेंगे। आप नाराज तो नहीं होंगी? इशिता मल्होत्रा, बिल्कुल नहीं पतिदेव, ये सब काम के लिए है। व्यापार के लिए विदेश जाना सामान्य बात है और ये लंबे समय के लिए सामान्य बात है। चिंता मत करो, मैं इतनी कंजूस नहीं रहूंगी। राघव मल्होत्रा, बीवी, तुम बहुत विचारशील हो। मैं तैयार होकर एयरपोर्ट जा रहा हूँ। रूपी ने मेरे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। विमान भी प्रथम श्रेणी का है और सभी खर्च राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाते हैं, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी रास्ते में समय है। अगर तुम व्यस्त नहीं हो तो हम हर समय बातें कर सकते हैं। इशिता मल्होत्रा, ठीक है, अब मैं ठीक हूँ पतिदेव। क्या आपने अपना सारा सामान ले लिया है? राघव मल्होत्रा, नहीं, बहुत देर हो चुकी है। बिजनेस ट्रिप की योजना अचानक बन गई है, लेकिन रूपी ने कहा है कि जब वे वहां पहुंचेंगे तो किसी को कपड़े वगैरह तैयार करने को कहेंगे। अगर मुझे बाकी की ज़रूरत होगी तो मैं अपने कार्ड से खरीद लूँगा। ठीक है। ये वाक्य देखकर इशिता मल्होत्रा अपने मुंह का कोना ऊपर उठाए बिना नहीं रह सकी जब उन्होंने सोचा कि उन्होंने अभी क्या तैयार किया है। सौभाग्य से वह होशियार है और उसने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा है। जब मैंने अपनी चाची से अपना सामान पैक करने के लिए कहा तो मैंने अपने पति की चीज़ें भी अपने साथ ले लीं और मैंने उन्हें उस समय अस्थायी रूप से खरीदा था। ये निश्चित रूप से मेरी अपनी चीज़ों की तरह आरामदायक नहीं है। उसका पति निश्चित रूप से उसकी तारीफ करेगा। अध्याय 197। इशिता मल्होत्रा प्यार में। इशिता मल्होत्रा और राघव मल्होत्रा पूरे रास्ते बातें करते रहे और दोनों लगभग एक ही समय पर कंपनी से हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। राघव मल्होत्रा को नहीं पता था कि इशिता मल्होत्रा भी हाईगो जा रही है। जैसे जैसे वह राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय और ट्रांसेंडेंट ग्रुप से दूर होता गया, उसके दिल में धीरे धीरे अनिच्छा बढ़ती गई। राघव मल्होत्रा, पत्नी, मैं इन दिनों घर पर नहीं हूँ, तो क्यों न आप और आपके बच्चे अपने ससुर और सास के घर पर ही रहें। हम पहले से ही आपके साथ अपने ससुर और सास के घर जाने के लिए सहमत थे, लेकिन मुझे अचानक से किसी व्यापारिक यात्रा पर जाने की उम्मीद नहीं थी। आपको मूल योजना के अनुसार वहां रहना चाहिए और मैं निश्चिंत हो सकता हूं कि मेरे ससुर और सास आपकी देखभाल कर रहे हैं। पत्नी, मैं तुम्हें और अनन्या आरव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे आज रात विमान में ही रात बितानी पड़ सकती है। मेरा फ़ोन चालू नहीं हो पा रहा है और मैं तुम्हारे साथ वीडियो कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कल जब मैं हाईगो पहुँचूंगा तो मैं तुम्हें संदेश भेजूंगा। ठीक है, आज रात तुम्हें जल्दी सोना है।
अगर मैं बिना सोए नहीं सो सकता तो घर पर कोई जाकर मेरा तकिया ले आए। अगर तुम्हारे पास कोई परिचित चीज होगी तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी। इशिता मल्होत्रा कार में बैठी हुई थी और जब उसने राघव मल्होत्रा से खबर सुनी तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। यह मेरे पति की पहली व्यावसायिक यात्रा है। वह बहुत अनिच्छुक है। यदि वह उसे बाद में विमान में देखता और जानता कि वे दोनों एक साथ हाईगो की व्यापारिक यात्रा पर जा सकते हैं तो वह बहुत खुश होगा, है ना? इशिता मल्होत्रा ने बाद में अपने पति के आश्चर्य और खुशी भरे भाव के बारे में सोचा और खुद को अच्छा महसूस करने से नहीं रोक सकी। रेखा शर्मा आगे गाड़ी चला रही थीं और जब उन्होंने रियरव्यू मिरर में सीईओ के चेहरे के हाव भाव देखे तो वे 2 फुट 2 इंच के भिक्षुओं को देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह सके। क्या हाल है? यह विदेश में बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति इतने खुश क्यों हैं? हाल ही में उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण विशेष सहायक रेखा को लगा कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। वर्तमान राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया से उन्हें केवल एक ही संभावना सूझती है, वह ये कि क्या श्री मल्होत्रा भी राष्ट्रपति के साथ व्यापारिक यात्रा पर जाएंगे। आखिर अध्यक्ष और श्री मल्होत्रा की हालिया मधुरता के साथ दोनों निश्चित रूप से एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। जब अध्यक्ष ने नीलामी में जाने से इनकार कर दिया तो उसने कार्यालय के दरवाजे से बाहर निकलते ही सोचा, अध्यक्ष शायद इसलिए हैं क्योंकि वह श्री मल्होत्रा से अलग नहीं होना चाहते। बस मत जाओ। लेकिन फिर राष्ट्रपति ने अपना मन बदल लिया और अब वे बहुत खुश हैं और उन्होंने विमान का स्थान भी तय कर दिया है। क्या इसलिए कि उनके बगल में बैठने वाला व्यक्ति श्री मल्होत्रा होगा? ये संभावना वाकई बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या श्री मल्होत्रा हाल ही में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में मेचा बनाने में व्यस्त नहीं रहे? आपके पास राष्ट्रपति के साथ व्यापार यात्रा पर जाने का समय क्यों है? TSTS इन जोड़ों की छोटी छोटी चालें देखना वाकई मुश्किल है। वे 3:10 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचे। जब वे अंदर पहुंचे तो उन्हें सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा और इंतजार करना पड़ा। राघव मल्होत्रा अकेले ही बिजनेस ट्रिप पर थे और इंतजार करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए वे सीधे सुरक्षा जांच के लिए चले गए। जब वह सुरक्षा जांच चौकी पर था तो इशिता मल्होत्रा और झांग विशेष सहायक भी वहां आ गए। पहले वह टिकट लेकर सीधे सुरक्षा जांच चौकी पर जाना चाहता था, लेकिन इशिता मल्होत्रा ने उसे रोक दिया। चलो बाद में अंदर चलते हैं। बोलते समय इशिता मल्होत्रा की नज़रें उधर लगे सिक्योरिटी गेट पर टिकी थीं। झांग तेसुके ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और तुरंत ही उसे एक परिचित आकृति दिखाई दी। ये सचमुच मिस्टर मल्होत्रा हैं। वाह, क्या श्री मल्होत्रा सचमुच अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर राष्ट्रपति के साथ हैगो से इतनी दूर व्यापारिक यात्रा पर जाते हैं। उन दोनों के बीच दोनों दिशाओं में बढ़ता प्रेम बहुत सुंदर है। अरे, मुझे कुछ दिनों तक बिजली के बल्ब बनाने हैं और हाल ही में मैं कुत्तों का खाना खा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, क्या श्री मल्होत्रा भी हमारे साथ हाईगो जाएंगे? झांग विशेष सहायक ने पूछा। इशिता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, वह भी हाईगो जा रहा है। तो फिर क्यों न हम मिस्टर मल्होत्रा के साथ चलें? आपने मुझे मिस्टर मल्होत्रा का टिकट बुक नहीं करने दिया, जबकि आपने ही टिकट बुक किया था। कोई बात नहीं, वह हैगो में एक व्यावसायिक यात्रा पर है। राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय ने उसके लिए पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। चलो बाद में चलते हैं। उससे सीधे न टकराएं। मैं अंदर जाकर उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। झांग तेसुके को अचानक एहसास हुआ। अच्छा ऐसा है। पहले ये सोचा गया था कि श्री मल्होत्रा राष्ट्रपति के साथ व्यापारिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए राष्ट्रपति ने अपना विचार बदल दिया और हैगो में नीलामी में जाने का निर्णय लिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सीईओ ने अस्थायी रूप से अपना विचार बदल दिया है, क्योंकि उन्हें पता था कि श्री मल्होत्रा एक व्यापारिक यात्रा पर हैगो जा रहे हैं और उन्होंने नीलामी में जाने का निर्णय सिर्फ इसलिए लिया ताकि वे श्री मल्होत्रा के साथ हैगो जा सकें। तस्क, ये वास्तव में भयानक है जब उसका अपना राष्ट्रपति प्यार में हो। इशिता मल्होत्रा और स्पेशल असिस्टेंट रेखा ने राघव मल्होत्रा को करीब 10 मिनट तक अंदर जाते देखा। वे दोनों सुरक्षा जांच से गुजरे और फ्लाइट के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र में पहुंचे। इशिता मल्होत्रा ने एक नज़र में राघव मल्होत्रा को वीआईपी प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठे देखा। अभी अभी परोसी गई एक कप ग्रीन टी अभी भी गर्म थी। उसी समय राघव मल्होत्रा का वीचेट भी भेजा गया। पत्नी, मैं पहले ही हवाई अड्डे पर पहुंच चुका हूं और विमान का इंतजार कर रहा हूं। तुम क्या कर रही हो? तुमने अभी मेरी खबर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? वह अभी अपनी पत्नी को संदेश भेज रहा है, लेकिन उसका उत्तर समय पर नहीं आ रहा है। हम जियाओ निजी शायद उसके प्रति इतनी अनिच्छुक नहीं होगी। इशिता मल्होत्रा इस समय राघव मल्होत्रा से कुछ पीछे कोने में बैठी थी। एक पर्दा उसकी आधी नज़र को रोक रहा था। राघव मल्होत्रा ने ध्यान से पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे नहीं देखना चाहिए था।
इशिता मल्होत्रा, सॉरी पति, मुझे बस थोड़ा सा काम करना था, लेकिन अब सब ठीक है, मैं अपने पति के साथ बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ। राघव मल्होत्रा की बातों से उसे इस समय उसकी अनिच्छा का एहसास हो रहा था। उसके दिल में मिठास बढ़ती जा रही थी और अचानक उसे एक भूतिया विचार सूझ रहा था। इशिता मल्होत्रा, पति, इस बार आप विदेश में बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। मैं आपको कई दिनों तक नहीं देख पाऊंगी और मैं निश्चित रूप से वह मिस करूंगी जो आप सोच रहे हैं। काश मेरे पास अलौकिक शक्तियां होतीं। इस तरह, भले ही मेरे पति मेरे साथ न हो, मैं भी अपने पति को कभी भी कहीं भी देख सकती हूँ। राघव मल्होत्रा उसकी निरर्थक टिप्पणियों से खुश थे। कोई विशेष कार्य कैसे हो सकता है? हालांकि उसने सिस्टम को सक्रिय कर दिया था, लेकिन सिस्टम के लिए यह असंभव था कि वह उसे कभी भी और कहीं भी इशिता मल्होत्रा से मिलने दे जब वह उससे मिलना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि उसकी पत्नी ने जो कहा वह कभी नहीं हो सकता, फिर भी राघव मल्होत्रा को लगा कि उसकी पत्नी ने जो कहा वह प्यारा था। पत्नी वैसे तो विशेष योग्यताओं का होना नामुमकिन है, लेकिन अगर मेरी पत्नी मुझसे मिलना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि यह बहुत मुश्किल है। हम कभी भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। मैं चाहे कुछ भी कर रहा हो, मेरी पत्नी कभी भी आ सकती है। मुझे परेशान करो। इशिता मल्होत्रा, ये बहुत अच्छा नहीं है। आखिरकार मेरे पति इस समय एक व्यावसायिक यात्रा पर हैं और उनके पास करने के लिए बहुत सारे काम होंगे। भले ही मुझे अपने पति की याद आती है, लेकिन किसी भी समय आपसे वीडियो कॉल करना आसान नहीं है, इसलिए मुझे अभी भी एक विशेष समारोह की उम्मीद है। इशिता मल्होत्रा, ओह पति, मेरी आंखें बहुत दुख रही हैं। राघव मल्होत्रा अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक जब उनकी नज़र एक ऐसे वाक्य पर पड़ी तो वे घबरा गए। उन्होंने तुरंत इशिता मल्होत्रा का फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन बहुत देर तक बजता रहा और किसी ने जवाब नहीं दिया। अध्याय 199। पत्नी, तुम सीखने में इतनी खराब हो, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। राघव मल्होत्रा ने लगातार 3 कॉल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बेचैन हो गया और तुरंत चैट इंटरफेस पर वापस आ गया। राघव मल्होत्रा, बीवी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आंखों में क्या खराबी है? क्या हुआ? मेरी कॉल उठाओ। पिछले भेजे गए मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। राघव मल्होत्रा जब तुरंत उठकर वापस जाने के लिए बेचैन था, तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। इशिता मल्होत्रा ने वापस फ़ोन किया। जैसे ही कुछ देर तक फ़ोन बजा, राघव मल्होत्रा ने तुरंत फ़ोन उठाया और उत्साहित होकर पूछा, पत्नी, क्या हुआ? आपकी आंखों में क्या समस्या है? आपने अभी मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? फ़ोन के दूसरी तरफ से इशिता मल्होत्रा की धीमी आवाज़ आई और उसकी आवाज़ में थोड़ा डर भी था। पति, मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है कि कुछ और ही है। मेरी आंखों में अचानक बहुत असहजता और बहुत दर्द महसूस हुआ। मैं बहुत देर तक अपनी आंखें नहीं खोल पाया, और जब मैंने अपने मोबाइल फ़ोन की घंटी सुनी तो मैं फ़ोन का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन अब सब ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा पहले भी हुआ है? बीवी, तुम अभी अस्पताल क्यों नहीं जाती? मेरी स्थिति ज़्यादा गंभीर है और मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, पहले अस्पताल जाओ। अपनी आंखों से देखो और मुझे कभी भी कुछ भी बताओ। राघव मल्होत्रा ने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ कहा, और उसके दिल में भी एक भयंकर संघर्ष का अनुभव हो रहा था। इस बार हाईगुओ जाना पूरे लोंगबुओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रुपीलाओ ने पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। वह इस समय चैन नहीं खो सकता, लेकिन अगर उसकी पत्नी को वास्तव में कुछ करना है तो उसे परवाह नहीं है कैसे वापस आना है। यद्यपि मेचा चीज़ महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पत्नी के शरीर जितना महत्वपूर्ण नहीं है। इशिता मल्होत्रा को भी चिंता थी कि राघव मल्होत्रा अचानक से चले न जाएं, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं पतिदेव, मेरी आंखें ठीक लग रही हैं, लेकिन अब मुझे अचानक कुछ अलग दिखाई दे रहा है। खैर, राघव मल्होत्रा ने आश्चर्य व्यक्त किया। मेरी बाईं आंख आपको देख पा रही है पति। पति, क्या आप अभी एयरपोर्ट के वीआईपी वेटिंग रूम में बैठे हैं? काले और लाल रंग के चमड़े के सोफे पर आपके सामने एक छोटी सी सफ़ेद गोल मेज है। क्या उस पर उबली हुई हरी चाय का एक कप रखा है? पतिदेव, क्या आपको लगता है कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है? क्या मैं वाकई कभी भी आपसे मिल पाऊंगी? फ़ोन पर दूसरी तरफ इशिता मल्होत्रा ने बहुत उत्साहित होकर कहा। राघव मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर हंस पड़े। वह किसी भी अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं करता। हालांकि उन्होंने अपना स्वयं का सिस्टम सक्रिय कर लिया है, लेकिन राघव मल्होत्रा अभी भी यह नहीं मानते कि इस दुनिया में कोई विशेष कार्य है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, चारों ओर देखा और जल्दी से वहां कोने में इशिता मल्होत्रा को पाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इशिता मल्होत्रा ने फ़ोन पकड़ते हुए शर्म से जीभ बाहर निकाली। राघव मल्होत्रा दूर से उसे देखकर मुस्कुराए, उनकी आंखें स्नेह से भरी थीं। यह मूर्ख लड़की वास्तव में उसे विदा करने के लिए हवाई अड्डे तक चुपके से पहुंच गई थी। राघव मल्होत्रा ने फ़ोन नहीं काटा और इशिता मल्होत्रा की ओर बढ़ गए।
ये दृश्य देखकर रेखा शर्मा सचेत होकर पीछे हट गईं। अब उनमें खुद को योग्य बैकग्राउंड बोर्ड में बदलने की चेतना विकसित हो चुकी थी। राघव मल्होत्रा आए, उन्होंने सीधे इशिता मल्होत्रा को अपनी बाहों में ले लिया। पत्नी, तुमने कब बुरा सीखा और मेरा मजाक उड़ाया? इशिता मल्होत्रा ने राघव मल्होत्रा की छाती को हिलाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। पति, क्या तुम्हें यह आश्चर्य पसंद आया? राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। बेशक मुझे ये पसंद है, लेकिन बीवी, क्या ये सरप्राइज पैसे की बर्बादी नहीं है? अगर तुम सच में विमान से उतरना चाहती हो तो तुम मुझे पहले बता सकती हो, ताकि मैं सुरक्षा चौकी के बाहर तुम्हारा इंतजार कर सकूं। तुम्हें विमान में चढ़ने के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। उसने इशिता मल्होत्रा को स्नेह से देखा और उसकी आंखों में खुशी छलक आई। अभी जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो राघव मल्होत्रा को लगा कि उनकी पत्नी ने कोई अनिच्छा नहीं दिखाई है। पता चला कि इस छोटी बच्ची ने पहले ही उन्हें विदा करने के लिए एयरपोर्ट आने की योजना बना ली थी। वे दोनों व्यक्तिगत रूप से अलविदा कह सकते हैं, जो फोन पर बात करने से कहीं अधिक प्रभावी है। इशिता मल्होत्रा ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, पति, किसने कहा कि मैं आपको छोड़ने आई हूँ? मैंने आपको यहाँ भेजने के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदने में पैसे बर्बाद नहीं किए। मैं आपके साथ हाईगो जा रही हूँ। उसने अपना टिकट निकाला और राघव मल्होत्रा के सामने हिलाया। राघव मल्होत्रा ने गंभीरता से देखा तो पाया कि टिकट उनके पास ही पड़ा था। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और इशिता मल्होत्रा को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। पत्नी, तुम मुझ पर बहुत मेहरबान हो, लेकिन क्या ये वाकई ठीक है? तुम चाओफान समूह की अध्यक्ष हो और तुम आमतौर पर अपने काम में बहुत व्यस्त रहती हो। इस बार हाईगो जाने में मुझे कई दिन लगेंगे। तुम मेरे साथ इस तरह हो, बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो, क्या काम में देरी होगी? इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया और बड़ी मुस्कान के साथ बोली, पति, आप बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध हैं। आपको कैसे पता कि मैं आपके साथ बिजनेस ट्रिप पर आई हूँ? हो सकता है मुझे भी काम हो और मैं सिर्फ हाईगो जा रही हूँ। सच में? क्या ये संयोग है? राघव मल्होत्रा मुस्कुराए। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया, अपने बैग से निमंत्रण पत्र निकाला और राघव मल्होत्रा को थमा दिया। पतिदेव, मुझे पता चला कि हम दोनों की किस्मत वाकई एक दूसरे के लिए बनी है। मुझे आज ही हाईगो में होने वाली बड़े पैमाने की नीलामी के लिए निमंत्रण पत्र मिला है और मेरा जाने का इरादा नहीं था। आखिरकार जाने में कई दिन लगेंगे और हम दोनों बच्चों के लिए एक पारिवारिक पार्टी आयोजित करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैंने न जाने के बारे में सोचा। हालांकि मेरी बात खत्म होते ही मुझे आपका फोन आया। मैंने सुना है कि आप हाईगो जा रहे हैं, इसलिए मुझे इस नीलामी में जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक साथ व्यापार यात्रा पर जा सकते हैं। जब राघव मल्होत्रा ने अपनी पत्नी की बातें सुनी तो उन्होंने फिर से उसके हाथ में मौजूद परिचित निमंत्रण पत्र को देखा और अचानक हंस पड़े। इशिता मल्होत्रा थोड़ी हैरान हुई जब उसने उसे अचानक हंसते हुए देखा। पतिदेव, आप इतने खुश क्यों हैं? वह शर्म से लाल हो गई। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और अपने ब्रीफकेस से वैसा ही निमंत्रण पत्र निकाला। पत्नी, ऐसा लगता है कि हम वास्तव में भगवान द्वारा किस्मत वाले हैं। मैं इस बार इस नीलामी में भाग लेने के लिए हाईगो गया था। इसमें एक सामग्री है जिसे मुझे मेचा बनाने की आवश्यकता है, लेकिन लोनगुओ की वर्तमान मेचा प्रक्रिया गोपनीय है, इसलिए देश और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए नीलामी में आगे आना असुविधाजनक है, इसलिए श्री रूपी ने मुझे वहां भेजा। इशिता मल्होत्रा की आंखें खुशी से चमक उठीं। सचमुच? उन्होंने राघव मल्होत्रा के हाथ में निमंत्रण पत्र लिया, ध्यान से अपने निमंत्रण पत्र से उसका मिलान किया और पाया कि यह वास्तव में वही निमंत्रण पत्र था, लेकिन राघव मल्होत्रा का निमंत्रण पत्र उनके अपने नाम से लिखा हुआ था। इशिता मल्होत्रा ने खुशी से कहा, यह बहुत संयोग है। पति, ऐसा लगता है कि हम न केवल एक साथ हाईगो जा सकते हैं, बल्कि इस नीलामी में भी एक साथ भाग ले सकते हैं। राघव मल्होत्रा ने भी खुशी से सिर हिलाया। मूल रूप से मेरे दिल में थोड़ी अनिच्छा थी, लेकिन अब यह बिना किसी निशान के गायब हो गई है, क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ हाईगो की व्यावसायिक यात्रा पर जा सकता है। अध्याय 199 दंपति व्यापारिक यात्रा पर जाते हैं। दोनों खुशी खुशी वीआईपी वेटिंग रूम में बैठकर विमान का इंतजार कर रहे थे। एक दूसरे की संगति के कारण प्रतीक्षा का समय दिलचस्प लगने लगा था। झांग तेसु के पीछे की सीट पर अकेले बैठे थे और युवा जोड़े को चीनी छिड़कते हुए देख रहे थे। उनके मुंह के कोने थोड़े से हिल रहे थे। वाह, अब वह बेहतर हो रही है। हालांकि सीओ और श्री मल्होत्रा उच्च मूल्य वाले सीपी की जोड़ी के करीब पहुंचने में सक्षम होना बहुत खुशी की बात है, लेकिन कोई भी हर दिन ऐसा नहीं कर सकता है। इससे उसके मन में जल्दी से जल्दी एक प्रेमी ढूंढने की इच्छा जागी ताकि वह एक मधुर प्रेम संबंध बना सके। विमान में राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा एक ही पंक्ति में बैठे थे। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के प्रथम श्रेणी में अलग अलग केबिन होते हैं। प्रत्येक स्थिति में बहुत जगह होती है। आप दिन के दौरान बैठ सकते हैं,
और रात में स्थिति को एक आरामदायक सिंगल बेड में बदल दिया जा सकता है, और प्रत्येक स्थिति के बगल में एक अलग केबिन होता है। दरवाजा जब बंद होता है तो एक बंद जगह होती है। बेशक राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा के बीच की हैच को बंद करने की जरूरत नहीं है। राघव मल्होत्रा ने बस बाहर की हैच को बंद कर दिया है। इस तरह वह और इशिता मल्होत्रा एक ही छोटी सी जगह में हैं और गोपनीयता बहुत अच्छी है। हर सीट के सामने एक अलग टीवी है। हालांकि इसे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें कई फिल्म और टेलीविज़न संसाधन हैं। लंबे 16 घंटे शुरू में थोड़े उबाऊ थे, लेकिन अब क्योंकि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वह आपके साथ है, ये समय पर्याप्त से अधिक है। कीमती राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा से कोई फिल्म ढूंढने को कहा। दोनों साथ में लेटे हुए फिल्म देख रहे थे और बातें कर रहे थे। दोनों के हाथ बीच में थे और उंगलियां आपस में जकड़ी हुई थीं। पतिदेव, आपने अभी एयरपोर्ट पर कहा था कि इस बार आप वहां नीलामी के लिए गए थे। इशिता मल्होत्रा ने उनसे काम के बारे में बातचीत की। टीवी पर एक विदेशी प्रेम फिल्म चल रही थी और उसका सुंदर कथानक और संगीत पृष्ठभूमि में बज रहे थे। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ठीक है, मेरा मेचा अब बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक सामग्री है जो लोंगुओं में उपलब्ध नहीं है। केवल हाइगुओ ही इसे प्राप्त कर सकता है और इसकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए मैं आगे आऊंगा। कुछ पाने के लिए नीलामी में जाओ। पत्नी, ये सही है। मुझे आपको पहले ही बता देना है कि इस बार नीलामी में जो कुछ भी मैं गया था वह सब रुपीलाओ और लोंगुओं के ऊपरी प्रबंधन द्वारा व्यवस्थित किया गया था। गोपनीयता के कारण मुझे अपनी पहचान रीसेट करनी होगी। मैं एक साधारण व्यवसायी के रूप में इस नीलामी में भाग ले रहा हूँ। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। मैं समझती हूँ पति, यह नीलामी पूरी दुनिया के लिए है। मेचा की शोध सामग्री अन्य देशों द्वारा नहीं खोजी जा सकती है। पहचान छुपाना आवश्यक है। एक व्यवसायी के रूप में भाग लेना अच्छा है, क्योंकि यह नीलामी बैठक वास्तव में एक बड़े पैमाने पर व्यापारिक सभा है और व्यवसायी लोग भागीदारों को चुनने के लिए आएंगे। इसलिए यदि आप एक व्यवसायी के रूप में आगे आते हैं तो आप निश्चित रूप से संदेह पैदा नहीं करेंगे। ये सही है, मैंने भी यही सुझाया था। रुपीलाओ ने मेरे लिए जो पहचान बनाई है वह नई दिल्ली में एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी है। जानकारी पहले से तय थी और नाम मेरा अपना है। मैंने बाकी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन पृष्ठभूमि की जानकारी कुछ भी नहीं है। ये खास है, इसलिए जब समय आएगा हम दोनों साथ होंगे और हमें बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो फिर क्या हम पति पत्नी के रिश्ते को उजागर नहीं कर सकते? इशिता मल्होत्रा ने पूछा। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मैंने रुपीलाओ द्वारा दी गई पृष्ठभूमि की जानकारी पढ़ी है और इसमें बहुत ज्यादा बातें नहीं बताई गई हैं। बस इतना कहा गया है कि मैं नई दिल्ली में रहने वाले सुपरिवार का बेटा हूं और उन्हें विशिष्ट जानकारी का प्रबंध करना चाहिए था। खैर, जहां तक मेरी पत्नी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि नीलामी आयोजक इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो कोई बात नहीं पतिदेव, ये हमारी पहली व्यावसायिक यात्रा है और यह एक ऐसा संयोग है कि हम इस नीलामी में एक साथ जा सकते हैं। मैं अपने पति के साथ घटनास्थल पर अजनबी होने का नाटक नहीं करना चाहती थी। जब तक हम पति पत्नी के रूप में पिताजी के अन्य मामलों में शामिल हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वह सिर्फ अपने पति के साथ प्यार से प्यार करना चाहती है। इस बार उसके पति की पहचान के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राघव मल्होत्रा भी बहुत खुश थे। इस बार बिजनेस ट्रिप पर पत्नी के साथ होने की वजह से यह और भी दिलचस्प लग रहा था। दोनों ने कुछ देर तक फिल्म देखी और अचानक राघव मल्होत्रा बोला, बीवी, क्या तुमने अपने ससुर और सास को बताया कि हम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं? दोपहर को ही मैंने इस फैसले के बारे में सोचा। मैं जल्दी में था। मैंने अभी अभी आपको बताया। लगता है कि मैंने अपने सास ससुर को फ़ोन नहीं किया। अनन्या और आरव को मेरी बिजनेस ट्रिप के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। राघव मल्होत्रा को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, ये सोचकर कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाएगा, लेकिन अंत में उसने केवल अपनी पत्नी के बारे में सोचा और बच्चों की स्थिति को नज़रअंदाज कर दिया। राघव मल्होत्रा को अचानक लगा कि उसके पिता वास्तव में अक्षम हैं, जबकि वे विमान में सवार हो चुके हैं और उनके मोबाइल फ़ोन बंद हो चुके हैं। वे 16 घंटे बाद हाइगो पहुंच पाएंगे। उस समय वे घर पर फ़ोन कर रहे हैं। शायद बहुत देर हो चुकी है। इशिता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए आंखों में थोड़ी आत्मसंतुष्टि भरते हुए कहा, पतिदेव, आपको मेरे काम की चिंता नहीं है। ये जानते हुए कि आप हाइगो में एक व्यापारिक यात्रा पर जा रहे हैं और मैंने भी नीलामी में जाने का फैसला किया है, मैंने पहले ही उन्हें फ़ोन पर बता दिया था। उनकी कोई राय नहीं थी और उन्होंने हमें बस आत्मविश्वास के साथ काम पर जाने को कहा। वे घर पर बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। शाम को अनन्या और आरव के स्कूल से घर आने के बाद वे अनन्या आरव को इस बारे में बताएंगे। अभी इसके अलावा मैंने घर पर हाउसकीपिंग आंटी से भी कहा कि वे हम दोनों का सामान इकट्ठा करने में मदद करें।
जो सूटकेस मैं अभी लाया हूँ उसमें आपके कुछ निजी कपड़े भी हैं। हालांकि ये चीज़ें वहाँ से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन नए कपड़े पहनने से पहले उन्हें धोना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा परेशानी होती है। मैं घर से आपकी मदद कर दूंगा। ये शब्द सुनकर राघव मल्होत्रा ने भावुक नज़रों से इशिता मल्होत्रा को देखा। पत्नी, तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुमने इतने कम समय में ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। इशिता मल्होत्रा ने गर्व से अपना सिर उठाया और खुश होकर कहा, बिल्कुल, मैं व्यवसाय के सिलसिले में बहुत यात्रा करती हूँ और ये चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। पतिदेव, बस आप चिंता मत कीजिए। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और खुशी से कहा, अपनी पत्नी के साथ यात्रा करना वास्तव में खुशी की बात है। मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर सकती है। अपने पति की मदद करने में सक्षम होना इशिता मल्होत्रा को बहुत प्यारी लगती है। दोनों फिल्म देखते रहे। बाहर फ्लाइट अटेंडेंट ने केबिन का दरवाज़ा हल्के से खटखटाया और दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुराई और बोली, नमस्ते दोनों सम्मानित यात्रियों, लोंगहेंग ने आप दोनों के लिए डिनर तैयार किया है, जिसमें चीनी खाना और पश्चिमी खाना भी शामिल है। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आप दोनों को क्या चाहिए? राघव मल्होत्रा ने समय देखा। अनजाने में ही पता चल गया कि 5:30 बज चुके हैं और वे 1 घंटे से विमान में थे। निश्चित रूप से अपनी पत्नी के साथ लंबी यात्रा तेज होती दिख रही थी। बीवी, क्या खाना चाहती हो? राघव मल्होत्रा ने पूछा। चलो चाइनीज खाना खाते हैं। मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में मुझे वहाँ वेस्टर्न खाना खाना पड़ रहा है। मैं अभी भी चाइनीज खाना पसंद करती हूँ, इशिता मल्होत्रा ने कहा। राघव मल्होत्रा को भी चाइनीज खाना पसंद है, इसलिए उन्होंने सिर घुमाकर कहा, हमें 2 चाइनीज खाने चाहिए, धन्यवाद। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? यहाँ रेड वाइन, शैंपेन और कई तरह के पेय पदार्थ उपलब्ध हैं। राघव मल्होत्रा ने अपनी पत्नी की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, पत्नी, क्या आप थोड़ी रेड वाइन लेंगी? थोड़ी सी पीने से आपको रात को अच्छी नींद आएगी। अध्याय 210,000 मीटर ऊंचे तल पर मिठा। इशिता मल्होत्रा ने अपनी आंखों और भौहों के कोनों पर मुस्कान लाते हुए सिर हिलाया। 2 लोगों के साथ यात्रा करना वास्तव में एक व्यक्ति के साथ यात्रा करने से अलग है। 16 घंटे की हवाई यात्रा आपके आसपास के लोगों की संगति के कारण एक रोमांटिक जोड़े की यात्रा बन गई है। प्रथम श्रेणी का रात्रिभोज बहुत समृद्ध था। चावल और सूप के कटोरे के साथ 6 साइड डिश परोसे गए। हालांकि हिस्सा विशेष रूप से बड़ा नहीं था, मांस और सब्जियां मेल खाती थीं और पोषण भी बढ़िया था। सामने एक छोटी सी मेज थी। राघव मल्होत्रा ने अपनी और इशिता मल्होत्रा की मेज रखी थी और उनके सामने एक ग्लास रेड वाइन और 2 शानदार डिनर रखे थे। दोनों रोमांटिक डिनर करते हुए फिल्म देख रहे थे। इशिता मल्होत्रा को मीट खाना पसंद नहीं था। चमकीले रंग के डोंगपो मीट को देखकर उसने उसे उठाया और राघव मल्होत्रा के कटोरे में डाल दिया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, पतिदेव, मुझे ये पसंद नहीं है। राघव मल्होत्रा उसके स्वाद को समझते हैं और जानते हैं कि वह वसायुक्त मांस को ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन उसे इस तरह का पोर्क बेली बहुत पसंद है। वसायुक्त चिकना। उसने अपने सामने रखी खाने की प्लेट को देखा, फिर एक बड़ा चिकन लेग लिया और उसे इशिता मल्होत्रा के कटोरे में डाल दिया। पारस्परिकता। पत्नी इशिता मल्होत्रा ने मधुरता से मुस्कुराया और झांग विशेष सहायक, जो अभी दरवाजे तक आया था और अपने सीईओ और श्री मल्होत्रा से पूछने वाला था कि क्या उन्हें रात्रिभोज की व्यवस्था करनी है, ये दृश्य देखा और चुपचाप पीछे हट गया। उन्होंने बहुत कुछ किया है। श्री मल्होत्रा के यहाँ होने से वे निश्चित रूप से राष्ट्रपति का अच्छा ख्याल रखेंगी। वाह, उसे चुपचाप अपना खाना खाने के लिए वापस जाना चाहिए। रात का खाना खाने और रेड वाइन पीने के बाद इशिता मल्होत्रा के गाल लाल हो गए थे और वह लेटकर दूसरी फिल्म देख रही थी और थोड़ी देर बाद उसे थोड़ी नींद आने लगी। राघव मल्होत्रा ने देखा कि उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और फिर अचानक खुल गईं। थोड़ी देर बाद वह फिर से झपकी लेने लगी। वह मुस्कुराए बिना न रह सके। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उससे धीरे से गले लगा लिया। इशिता मल्होत्रा को अपनी बाहों में ले लिया और उसका सिर अपने कंधे पर दबा लिया। बीवी, जब तुम्हें नींद आए तो सो जाओ, इसमें सहारा देने वाली क्या बात है? इशिता मल्होत्रा को उसने थप्पड़ मारा, लेकिन अचानक वह थोड़ा संयत हुई और शर्माते हुए चेहरे के साथ बोली, पति, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने अभी अभी शराब पी है और अब मैं फिर से टीवी देख रही हूँ। मेरी आंखें थक गई हैं। राघव मल्होत्रा ने धीरे से उसके माथे को चूमा। वे दोनों बंद केबिन के दरवाजे के अंदर थे, इसलिए उन्हें प्राइवेसी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। जब तुम्हें नींद आए तो सो जाना। मैं टीवी बंद कर दूंगा और हल्की रोशनी जलाकर रख दूंगा। चलो सो जाते हैं। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। एनशिन ने अपना सिर राघव मल्होत्रा के कंधे पर टिका दिया और अपना आधा शरीर उसकी बाहों में टिका दिया। जब राघव मल्होत्रा ने सब कुछ खत्म कर लिया और पूरे केबिन में बस एक छोटी सी रोशनी बची थी, राघव मल्होत्रा ने नीचे देखा। इशिता मल्होत्रा पहले से ही सो चुकी थी। अपनी पत्नी के सोते हुए चेहरे को देखकर राघव मल्होत्रा हल्के से मुस्कुराए। यान परिवार।
अनन्या और आरव अपनी दादी के घर लौटने के बाद खुशी खुशी खेलने के लिए लिविंग रूम में चले गए। लेकिन जब वे खाना खा रहे थे तो दादा दादी ने अचानक उन्हें एक खबर सुनाई, बाबा और माँ एक व्यापारिक यात्रा पर गए हैं। अनन्या आरव को अचानक महसूस हुआ कि उसके सामने रखे खाने में अब खुशबू नहीं रही। अनन्या रो पड़ी और बोली, बाबा और माँ बिजनेस ट्रिप पर क्यों जा रहे हैं? क्या अक्सर माँ ही बिजनेस ट्रिप पर जाती हैं? क्या वे खेलने गए थे? मुझे ले जाकर मत हंसना। आरव ने मन ही मन बुदबुदाया, मेरी बहन ने जो कहा वह बहुत उचित है। बाबा और मामा अक्सर चुपके से साथ में लंच करते थे। जब वह और उसकी बहन स्कूल में थे तो बाबा और मामा भी मिल सकते थे। मुझे लगता है कि वे एक दूसरे से उससे और उसकी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं। शालिनी शर्मा ने दोनों नन्हे खजानों को बहलाया। अनन्या, आरव, बाबा मामा काम पर जा रहे हैं। इसके अलावा जाने से पहले उन्होंने मुझे और दादाजी को जानबूझकर बुलाया था ताकि हम तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल कर सकें। इन कुछ दिनों में तुम दादी के घर पर खेलोगे, ठीक है? तुम दादाजी और दादी को बता सकते हो कि तुम क्या खेलना और खाना चाहते हो। हम तुम्हारे लिए खरीद लेंगे स्नैक्स और खिलौनों की आज़ादी के बारे में सोचकर अनन्या और आरव को अंततः बेहतर महसूस होता है। दादी द्वारा दिया गया मीठा लोटा मांस खाते हुए अनन्या ने सिर उठाकर पूछा, दादी, बाबा मामा कब वापस आएंगे? मुझे अभी तक पता नहीं है। तुम्हारी माँ ने कहा है कि इस बार कई दिन लग सकते हैं क्योंकि वे विदेश जा रहे हैं। विदेश? ये तो बहुत दूर है, अनन्या ने गंभीरता से कहा। शालिनी शर्मा बच्चे के प्यारे से चेहरे को देखकर खुश हो गईं और मुस्कुराकर बोलीं, हाँ मम्मी पापा इस बार बहुत दूर विदेश जा रहे हैं और उन्हें पिछले 16 घंटे तक विमान में ही रहना है। इसलिए मम्मी पापा को अभी भी विमान में ही रहना चाहिए। आरव ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन जब आप विमान में हों तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से नहीं खेल सकते, तो क्या हम बाबा मामा के साथ वीडियो नहीं बना सकते? अजय शर्मा ने कहा, वैसे तो हमारा परिवार आरव बहुत कुछ जानता है। जब आप विमान में होते हैं तो आप अपना मोबाइल फ़ोन नहीं खोल सकते। माँ और पिताजी कल सुबह 8 बजे से पहले गंतव्य पर नहीं पहुँचेंगे और आप उस समय इसे खोल सकते हैं। फ़ोन चालू है और जब माँ और पिताजी वहाँ पहुँचते हैं तो चलो तुरंत माँ और पिताजी के साथ एक वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? अनन्या ने कहा, लेकिन हम सभी 8 बजे किंडरगार्टन चले गए और हम अभी भी माँ और पिताजी को नहीं देख सकते हैं। वो छोटी बच्ची परेशान होकर रोने लगी। अजय शर्मा ने जल्दी से कहा, चलो ठीक है, कल छुट्टी मांग लेते हैं और किंडरगार्टन नहीं जाते। हम सुबह घर पर रहेंगे और दोपहर में किंडरगार्टन जाएंगे, ठीक आज की तरह। फिर हम अपने माता पिता के साथ एक वीडियो शुरू कर सकते हैं। हाँ, शालिनी शर्मा ने बगल से कहा, बूढ़ी यान, क्या यह अच्छा विचार नहीं है? आखिर 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसलिए हमेशा छुट्टी मांगना उचित नहीं है। अजय शर्मा ने कहा, बस एक सुबह की छुट्टी मांग लो, कोई बात नहीं। समूह के प्रमुख और आरव का शैक्षणिक प्रदर्शन इतना अच्छा है, थोड़ी देर के लिए देरी करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दोनों बच्चे आखिरकार हमारे घर आ गए, क्या आप उनके साथ अधिक समय बिताना नहीं चाहते हैं? अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने दोनों नन्हे बच्चों की तरफ देखा और कहा, अनन्या, आरव, क्या दादा दादी कल तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे? माता पिता के साथ वीडियो खत्म करने के बाद चलो साथ में खेलने के लिए बाहर चलते हैं और खेल के मैदान में जाते हैं, ठीक है? अनन्या ने खुशी से सिर हिलाया, लेकिन आरव ने कहा, दादाजी, ये ठीक नहीं है। कल आराम करने का समय नहीं है। मुझे और मेरी बहन को किंडरगार्टन में जाकर पढ़ना चाहिए। चलो वीकेंड पर बाहर खेलने चलते हैं। उन्होंने अपनी छोटी बहन अनन्या को गंभीरता से पढ़ाया, हम 3 साल से बड़े हैं, हम सिर्फ खेलने के बारे में नहीं सोच सकते, हमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम भविष्य में बाबा मामा की तरह अच्छे बन सकें। हालांकि बाबा मामा बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए हैं और घर पर नहीं हैं, फिर भी हमें अच्छा बनना है। मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ, इसलिए जब बाबा और मामा वापस आएंगे तो मुझे देखकर खुशी होगी। हम खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते। जब अनन्या ने ये सुना तो उसे तुरंत लगा कि उसने जो कहा वह बहुत उचित था। खैर, अनन्या अब खेल नहीं रही है, अनन्या स्कूल जा रही है। शालिनी शर्मा ने हंसते हुए कहा, ओल्ड ज्ञान, क्या आपने देखा कि दोनों बच्चे आपसे ज्यादा समझदार हैं? हाहाखंड 3 अध्याय 201 हैरान, इशिता मल्होत्रा शादीशुदा है। अगली सुबह 6 बजे के बाद इशिता मल्होत्रा की नींद खुली। उसने आंखें खोली और खुद को तानना चाहा, लेकिन एक नज़र में उसने देखा कि राघव मल्होत्रा जाग गया था और उसे देख रहा था। वह शर्माने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और अपने मुंह के कोने को छुआ, लेकिन सौभाग्य से उसके मुंह से लार नहीं टपकी। वह विमान में सोई, जो बिस्तर जितना आरामदायक नहीं था। वह पूरी रात इसी स्थिति में सोती रही और वह उठी भी नहीं। अतीत में जब वह लंबी दूरी के विमान में थी तो वह मूल रूप से अच्छी तरह से सो नहीं पाती थी। इस बार यह अनुमान लगाया जाता है कि वह बहुत अच्छी तरह से सो गई थी क्योंकि उसका पति उसके बगल में था। पतिदेव,
तुम कब जागे? तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं तुम्हारा हाथ इस तरह दबा रही थी, तुम्हें हिलना नहीं चाहिए। उसे उठते देख राघव मल्होत्रा ने उसके सुन्न हाथ को पीछे खींचकर थोड़ा सा हिलाया। वह मुस्कुराया और बोला, मेरी पत्नी मेरी बाहों में इतनी गहरी नींद में सो रही है, मैं तुम्हें परेशान करने का दिल कैसे कर सकता हूँ। उसकी हरकतें देखकर इशिता मल्होत्रा कुछ परेशान हुए बिना नहीं रह सकी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उनके हाथ की मालिश की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मुझे जगाया है, मैं वैसे भी लंबे समय से सो रही हूँ, इसलिए मैं आपका हाथ दबा रही हूँ। आपको दर्द हो रहा होगा, है ना? यह असुविधाजनक नहीं है। मेरी पत्नी को गर्मजोशी से गले लगाना ही वह काम है जो मेरे पति को करना चाहिए। सुबह सुबह इतनी प्यारी प्यार भरी बातें सुनकर इशिता मल्होत्रा का मूड बहुत अच्छा हो गया। राघव मल्होत्रा ने अपने बगल के पर्दे खोले। बाहर पहले से ही उजाला था। वे 10,000 मीटर की ऊंचाई पर थे। खिड़की के बाहर सफेद बादलों का एक समुद्र था जो एक बड़ी नरम कपास कैंडी की तरह था। दृश्य अद्भुत था। देखो पत्नी, विमान के बाहर का दृश्य कितना सुंदर है। जब इशिता मल्होत्रा ने ये शब्द सुने तो उन्होंने अपना सिर घुमाकर देखा, और जब उन्होंने बादलों का सफेद समुद्र देखा तो वह अपना फोन निकालकर तस्वीर लेने से खुद को रोक नहीं सकी। राघव मल्होत्रा ने बगल से कहा, चलो 8:40 पर विमान से उतरते हैं। मुझे लगता है कि हम बाद में सूर्योदय देख सकते हैं। सुबह जब सूरज उगता है तो बादलों के ऊपर का नज़ारा बहुत सुंदर होता होगा। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं बाद में सूर्योदय की सुंदरता को रिकॉर्ड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करूंगी। सूर्योदय की प्रतीक्षा करते समय फ्लाइट अटेंडेंट नाश्ता लेकर आए, जिसमें गर्म झींगा और सब्जी का दलिया, उबले हुए बंस और उबले हुए गेहूं के साथ साथ इशिता मल्होत्रा की पसंदीदा क्रिस्टल झींगा पकौड़ी भी थी। दोनों सुंदर सूर्योदय का इंतजार करते हुए नाश्ता कर रहे थे। समय तेजी से बीत गया और विमान 8:40 पर हाईगुओ के हवाई अड्डे पर उतरा। यहाँ पहुँचते ही आपको मौसम में अंतर साफ महसूस होने लगेगा। द्वीपीय देशों में हवा का स्वाद नमकीन लगता है। इशिता मल्होत्रा ने राघव मल्होत्रा का हाथ पकड़ रखा था। सहायक सक्सेना उन दोनों का सामान पीछे से धकेलने के प्रभारी थे और वे उन्हें खुशी और मधुरता से हवाई अड्डे से बाहर जाते हुए देख रहे थे। पतिदेव, एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद क्या आप सीधे होटल जाएंगे? क्या आपको लेने के लिए यहाँ कोई है? राघव मल्होत्रा ने कहा। बूढ़े रूपी ने मुझे एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि यहाँ सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। कोई मुझे बाद में हवाई अड्डे पर ले जाएगा, और होटल की व्यवस्था भी श्री युआन ने की थी। मुझे नहीं पता कि यह अब कहाँ है, लेकिन चूंकि मेरी पत्नी मेरे साथ आई है, इसलिए हम निश्चित रूप से अलग अलग नहीं रहेंगे। चलो बाद में हम दोनों के होटल के पते देखते हैं। अगर वे अलग अलग हैं तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इशिता मल्होत्रा ने खुशी से सिर हिलाया। हवाई अड्डे के बाहर प्रतीक्षा कक्ष में कई लोग अपने लिए उठाए जाने का इंतजार कर रहे थे। इन 2 दिनों में हाईगुओ हवाई अड्डा व्यस्त रहा है। जो लोग आते जाते हैं वे विश्व भर के व्यापारियों के शक्तिशाली समूह होते हैं, और इन लोगों को आमतौर पर कोई न कोई व्यक्ति ले जाता है और छोड़ जाता है। हवाई अड्डे पर हर जगह किसी खास कंपनी या किसी व्यक्ति के नाम के टैग लगे होते हैं, जिन्हें इस डर से ऊंचा उठाया जाता है कि अन्य लोग उन्हें न देख लें। राहुल कपूर भीड़ के बीच में खड़े थे। उनके बगल में बैठा व्यक्ति नेमप्लेट पकड़े हुए था और वह अकेले खड़े थे, गर्दन उठाकर इधर उधर देख रहे थे। उनका नाम टैग हूबहू असाधारण समूह की इशिता मल्होत्रा के नाम से मिलता जुलता है, लेकिन वह इशिता मल्होत्रा को पहचानता था और उसे पहचानने के लिए उसे नेमप्लेट पर निर्भर होने की जरूरत नहीं थी। इशिता मल्होत्रा इतनी खूबसूरत थी कि राहुल कपूर को लगा कि जब तक इशिता मल्होत्रा सामने आएगी वह उसे जल्द से जल्द पहचान ही लेगा। राहुल कपूर और अन्य लोगों के बगल में हाईगुओ का सबसे बड़ा मिश्र धातु समूह खड़ा है और उनकी महिला अध्यक्ष एमिली स्वयं उपस्थित थीं। राहुल कपूर 7 या 8 वर्षों से अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं और एमिली से उनकी मुलाकात व्यापार के सिलसिले में हुई थी। उसने अपने बगल में बैठे सहायक से अजीब तरीके से पूछा, क्या बात है? एमिली वास्तव में विमान लेने आई थी। क्या कोई रहस्यमय अतिथि है जिसके बारे में हम इस नीलामी के बारे में नहीं जानते? सहायक ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम राष्ट्रपति जी, क्या आपने आमंत्रित अतिथियों की सूची पहले नहीं पढ़ी? राहुल कपूर ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी। भूल जाओ, कोई बात नहीं, इस बार मेरा मुख्य लक्ष्य इशिता मल्होत्रा है। उसके बगल में बैठे सहायक ने मुस्कुराते हुए कहा, अध्यक्ष जी, इस बार श्री यान यहाँ हैं और उन्हें नीलामी खत्म होने तक इंतजार करना होगा, उसके बाद ही वे यहाँ से जाएंगे। आप कुछ दिनों में श्री यान के साथ और समय बिता सकते हैं। पिछले साल जब से दोनों कंपनियों ने सहयोग किया है, अध्यक्ष हमेशा राष्ट्रपति यान के बारे में बहुत आशावादी रहे हैं। अगर राष्ट्रपति इस अवसर का लाभ उठाकर राष्ट्रपति यान के साथ विवाह बंधन में बंध सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। राहुल कपूर खुशी से उधर निकास द्वार की ओर देखते हुए मन ही मन यही सोच रहे थे।
पिछले साल सहयोग समाप्त होने के बाद से उन्होंने कई बार इशिता मल्होत्रा से संपर्क किया है, लेकिन हर बार इशिता मल्होत्रा बहुत दिलचस्पी नहीं लेती हैं। काम को छोड़कर वे मूल रूप से व्यक्तिगत सवालों का जवाब नहीं देते हैं। इस बार आखिरकार हाईगुओ की नीलामी का इंतजार करने के बाद उन्होंने तुरंत इशिता मल्होत्रा के लिए निमंत्रण तैयार कर लिया। पिछले 2 सालों में वह बहुत परिपक्व हो गया है। न केवल उसने अपने करियर में कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, बल्कि वह खुद को बेहतर बनाने में भी बेहतर है। इसलिए इस बार वह पूरी तरह से तैयार थे और इशिता मल्होत्रा को अपना बनाना चाहते थे। एक जानी पहचानी शख्सियत नजर आए और राहुल कपूर तुरंत उत्साहित हो गए। वे तैयार होने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने पाया कि इशिता मल्होत्रा के बगल में एक आदमी खड़ा था और इशिता मल्होत्रा ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। वे दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे और उनके हाव भाव बहुत अंतरंग थे। स्थिति क्या है? यह उनकी अपेक्षा से अलग क्यों है? मिस यान। हालांकि राहुल कपूर संदेह से भरे हुए थे, फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर इशिता मल्होत्रा की तरफ हाथ हिलाया। इशिता मल्होत्रा के हाथ में जो निमंत्रण पत्र आया था वह राहुल कपूर की टेलर कंपनी द्वारा भेजा गया था, इसलिए इस बार इशिता मल्होत्रा को रिसीव करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। जब इशिता मल्होत्रा ने राहुल कपूर की आवाज़ सुनी तो उन्होंने फिर भी राघव मल्होत्रा का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उनके साथ राहुल कपूर के पास चली गईं। मिस यान, बहुत समय हो गया मुलाकात नहीं हुई। राहुल कपूर ने सज्जनता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। अपने समुद्री देश के शिष्टाचार के अनुसार इशिता मल्होत्रा को इस समय अपनी पीठ आगे करके उन्हें व्यक्तिगत सलामी देनी चाहिए। हालांकि इशिता मल्होत्रा ने ऐसा नहीं किया और सीधे मना कर दिया। उनके हाव भाव हमेशा की तरह ठंडे और ठंडे थे और उनकी आवाज़ हल्की थी। नमस्कार श्री राहुल कपूर, ये मेरे पति श्री राघव मल्होत्रा सु हैं। राघव मल्होत्रा का परिचय देते समय इशिता मल्होत्रा के ठंडे चेहरे में गर्मजोशी की झलक थी। इशिता मल्होत्रा का राघव मल्होत्रा से परिचय सुनकर राहुल कपूर पूरी तरह से दंग रह गए। इशिता मल्होत्रा पहले से ही शादीशुदा हैं।